अकबर के दरबार में उस सर्दियों की एक खाली दफ्तर सी सुबह थी। सूर्य की धीमी रोशनी दिल्ली की धुंध से झांक रही थी और महल के आंगन में हल्की हल्की सरसराहट के साथ सेब, जामुन और गूलर के पेड़ अपने पत्तों को मुंह छुपाकर बैठे थे। आज दरबार में कुछ अलग सन्नाटा था। मुगल दरबार की उसी चहल पहल से परे एक अजीब सी प्रत्याशा, जैसे कोई बात होने वाली हो। दरबार के चौखटे से सेतु बंधन की तरह सजधज कर आए दरबारी सिकंदर सा घूर कर बैठा एक एक नजर देख रहा था और बीरबल अपनी जगह पर शांत पर जिज्ञासु आंखों के साथ बैठे थे। अकबर उस दिन थोड़ी सुस्ती में थे। साथीपन तो हमेशा से था, पर आज वे किसी अनजाने भ्रम में खोए हुए से दिखते थे। तभी दरवाजा खुला और महल के सेवक का हाथ थरथराकर किसी पैकेज की तरह आया। 3 बहनें तमाम चमक धमक के बिना, सादी वेशभूषा में, पर उनकी आंखों में आत्मविश्वास ऐसा कि लगता था वे किसी बड़े काम के लिए पृथ्वी पर आई हों। उनकी उम्र भिन्न भिन्न थी। बड़ी 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 सी दिखती थी, मध्यम सी एक, और सबसे छोटी बालों से चंचल सीधी सादी। तीनों का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता मगर व्यक्तित्व अलग था। बड़ी बहन में गंभीरता, बीच वाली में चतुराई और छोटी में हंसी की चमक। महल के लोग सोचने लगे, ये कौन होंगी? अकबर ने अपनी आवाज धीमी पर आदेशात्मक निकाली। बताओ किनकी है, क्या मांग है? तीनों बहनों ने बिना घबराए कदम बढ़ाया और बड़े सम्मान के साथ अकबर के सामने नतमस्तक हुई। अकबर की आंखों में उत्सुकता आई। बीरबल ने वही शरारती मुस्कान दे दी जो हमेशा किसी उलझे प्रश्न की शुरुआत करती थी। बड़ी बहन ने आवाज उठाई, पर उसकी आवाज में ठहराव और दृढ़ता थी। बादशाह, हम 3 बहनें हैं, सुकृति, सुभद्रा और सानवी। हम दूर से आई हैं। हमारा गांव एक ऐसी पहेली भेज रहा है जिसका हल हमारे गांव के पुराने ग्रंथ में लिखा है। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पहेली का सही हल दे दे वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। हमारा गांव चाहता है कि आप, जिनकी ख्याति दूर दूर तक है, और आपके दरबार के बुद्धिमान, आपके सामने हम ये चुनौती रखें। यदि आप हमें सही उत्तर दे दें तो हम अपने गांव की शान समझकर लौटेंगे, और यदि नहीं दे पाए तो हम अपने गांव का निर्णय मानेंगे। उनकी आवाज में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, सिर्फ गरिमा और पारिवारिक गूंज थी। दरबार में कुछ उत्सुकता पसर गई। अकबर ने पूछा, ये पहेली क्या है? सबसे छोटी सानवी ने, जिसकी आंखों में मासूमियत के साथ जिज्ञासा भी चमक रही थी, कहा, ये पहेली हमारे दादी ने हमें सुनाई थी। वो कहती थी, एक घर में 3 आवाजें हैं। एक बोलती है पर कभी नहीं झूठ बोलती, दूसरी बोलती है पर कभी सच्चाई नहीं बताती, तीसरी बोलती है और कभी कभी सच्चाई तो कभी झूठ। प्रभु, बताओ कि ये तीनों कौन है और कौन सी आवाज किसने कहा? तीनों बहनों ने आशा की दृष्टि से अकबर और बीरबल की तरफ देखा। दरबार में चुप्पी छा गई। ये केवल एक पहेली नहीं थी। किसी लोक कथा की तरह प्रतीत होने वाली ये पहेली 20 तरह के अर्थ खोल सकती थी। अकबर मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए कहा, निस्संदेह ये प्रश्न प्रतीकात्मक है। मेहरबानी करके इसे सुना जाए तो इसका अर्थ निकलेगा। उन्होंने तीनों बहनों से आग्रह किया कि वे गांव की पूरी बात सुनाएं। सुकृति ने आगे आकर बताना शुरू किया, हमारे गांव में एक पुराना कुआं है और उसी कुएं के पास एक छोटी सी हवेली है जो वर्षों से सुनसान पड़ी है। हमारे पूर्वज कहते थे कि उसी हवेली में 3 चीजें रहती। एक संदूक जिसमें वो सच लिखी थी जो लोग अक्सर नहीं देख पाते थे। दूसरा एक दर्पण जो केवल इंद्रियों को दिखाता पर आत्मा की सच्चाई नहीं। और तीसरी एक पख्तसा तख्ती जिस पर कभी लिखा हुआ सत्य कभी झूठ हो सकता है। ये तीनों किसी रहस्य की तरह पहरा देते थे। हमारे दादी ने इन्हीं के बारे में ये पहेली कही। वे कहती थी कि जो 3 आवाजें हैं, एक ऐसी है जो सही बोलती है पर वो मुंह से नहीं, दूसरी है जो हर बार झूठ बोलती है,
तीसरी है जो मिलीजुली बात करती है। गांव में लोग कहते हैं कि इन्हें समझने के लिए बुद्धि के साथ साथ हृदय की भी जरूरत है, इसलिए हम आपकी अदालत में आए हैं। उनकी आंखों में गांव की सादगी और शहर की चमक का मेल नजर आया। अकबर ने दरबार की ओर देखा और दरबारियों की आंखों में भूख सी चमकी, कुछ दांतों के नीचे छुपी हुई मुस्कान, कुछ माथे पर उलझन के निशान। बीरबल मदिरा के प्यालों को भापते हुए बोले, ये साहसिक है, कोई प्रश्न केवल बुद्धि से हल न हो, इसमें नैतिकता और अनुभूति भी शामिल है। बीरबल ने फिर सवाल को शब्दों में संक्षेप किया। 3 आवाजें, एक जो बोलती है पर झूठ नहीं कहती, एक जो बोलती है और सच्चाई नहीं बताती, और तीसरी जो मिले जुले शब्द बोलती है। बताओ ये कौन कौन सी है? आने वाली घंटियों की खनक सा माहौल में था, जैसे हर शब्द पर दरबार ने सांस थाम ली हो। कुछ दरबारी ज्ञान के जाल में फंसकर बोल पड़े, वन्य जीव, नदी और मौसम जैसी तुलना कर रहे थे। किसी ने कह दिया कि पहली आवाज सबों के भीतर का हृदय है, दूसरी मानव की वाणी और तीसरी प्राचीन परंपरा। पर बीरबल ने केवल एक बार सिर हिलाया और मुस्कुराए बिना कहा, अगर मैं ये उत्तर दूंगा तो गांव के प्रति असत्यमयी होना ठीक नहीं, परंतु मैं कोशिश करता हूं। अकबर ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। बीरबल ने धीमी स्पष्ट वाणी में कहा, पहली आवाज वह है जो बोलती है पर झूठ नहीं बोलती। ये मनुष्य का कर्म है। कर्म बोलते हैं, दिखाते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरी आवाज जो बोलती है पर सच्चाई नहीं बताती, वो है वाणी, जो कभी कभी कपटी हो सकती है। और तीसरी जो मिले जुले बोलती है, वो इंसान का विवेक है, जो सच्चाई और असत्य के बीच झूलता है। दरबार में हल्की चर्चा हुई, कुछ ने सहमति जताई, कुछ ने विरोध किया। तीनों बहनों की आंखों में उदासी की झलक आई, जैसे उन्हें वही जवाब चाहिए नहीं था। सुकृति ने धीमे स्वर में कहा, ये उत्तर सुंदर है, पर हमारे दादी के अनुसार ये प्रश्न और भी गहराई में गया है। वे कहती थी, जो एक आवाज बोलती पर कभी नहीं झूठ बोलती, वो शब्दों में हो या ना हो, पर उसकी पहचान वक्त बताता है। जो दूसरी हर बार झूठ बोलती, वो दिखने में सरल पर चालाक है। और तीसरी जो कभी सत्य बताती है कभी झूठ, उसे समझने के लिए वो स्वयं को देखता है। क्या इसी को आप समझते हैं? सानवी ने कुछ झिझक कर सवाल पूछा। और क्या यह भी संभव है कि तीसरी आवाज कोई वस्तु हो, जैसे हमने बताया था, तख्ती, दर्पण और संदूक? उनकी आवाज में अजीब सी आशा थी कि बीरबल किसी व्याख्यान से परे जाकर उन्हें वास्तविक उत्तर दे। अकबर लगभग हंस पड़े। बीरबल, मुझे तो लगता है ये सरल नहीं है। हमारे दरबार में बड़े बड़े विद्वान आते हैं, पर हर बार कुछ नया ही सुनने को मिलता है। बीरबल ने नजरों से इशारा किया कि वे तीनों बहनों को थोड़ा करीब बुलाएं। वे पास आकर बैठीं और बीरबल ने उन तीनों की आंखों में देखा, जैसे किसी नदी के पानी में प्रतिबिंब खोजा जा रहा हो। तुम्हारे गांव की दादी बुद्धिमान लगती है, बीरबल ने कहा। शायद ये पहेली केवल प्रश्न नहीं, ये परीक्षा है कि कोई व्यक्ति सतही उत्तर लेकर चला जाए या फिर गहराई में उतर कर देखे कि असल में आवाजें क्या कह रही हैं। बीरबल ने फिर सबको एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने तुरंत अनुमति दी, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल की कहानियां अक्सर तर्क के साथ हृदय की पट्टियां खोल देती थी। बीरबल बोले, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे 3 घर थे। पहले घर में एक दंपति थे जो हमेशा सच बोलते थे। वे जो करते थे वही कहते थे। दूसरे घर में रहने वाला व्यक्ति बड़ा चालाक था। वो हमेशा ऐसे शब्द बोलता जो सुनने में मीठे थे पर सच का पर्दा रखते थे। तीसरे घर में एक कलाकार रहता था, जिसकी भाषा कभी कभी सच को छिड़क देती, कभी झूठ के पर्दे में छुप जाती। एक दिन नदी ने बाढ़ आकर तीनों घरों के सामने एक ही प्रश्न रखा, किसे आप अपनी दुकान की चाबी देंगे? पहले दंपति ने कहा कि हमें अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा है। दूसरे ने कहा कि मैं अपनी दुकान खोलकर अधिक धन कमाऊंगा और तुम्हें लूटने वालों से बचा दूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा और तुम्हारी यादों को संजो कर रखूंगा।
कुछ ही समय में सत्य सामने आ गया। पहले की मेहनत टिक गई, दूसरे का धोखा पकड़ा गया और तीसरे ने अपने शब्दों से सबका दिल जीत लिया पर दुकान गिर गई। बीरबल ने यहां रुका और सबकी झुकी हुई आंखों में देखा। अब सवाल यह है, कौन सी आवाज सच बोलती है, कौन झूठ और कौन मिला जुला? बीरबल की कथा ने दरबारियों के मन में उलझन छोड़ी, पर वही एक लड़की सानवी उठकर बोली, बीरबल जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर क्या इसका जवाब हमें वास्तविक वस्तुओं से जोड़कर नहीं दिया जा सकता? हमारे दादी ने लिखा है कि पहले की आवाज वो संदूक है जिसमें सच्चाई पड़ी रहती है, दूसरी आवाज तख्ती है जिस पर कभी कभी झूठ लिखा रहता है, और तीसरी का दर्पण वह दिखता है जो सच्चाई भी बताता है और छुपाता भी है। क्या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है? बीरबल ने उसकी बात की सराहना की, पर आंखों में एक और जिज्ञासा की चमक थी। सानवी प्रतीक और वस्तु दोनों है, पर असल सवाल यह है कि क्या आवाजें स्वयं बोलती हैं या हम उन्हें बोलने का अधिकार देते हैं? क्या संदूक कभी बोलता है या वह अपने अंदर रखे शब्दों से बोलता है? क्या दर्पण सच बोलता है या वही सच है जिसे देखने वाला मानता है? यहां हमारी समझ और हमारे निर्णय महत्वपूर्ण है। बीरबल ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें एक हल बताता हूं, पर ध्यान रहे, यह हल केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं, संवेदना की भी परीक्षा है। अकबर और दरबार ने उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देखा। बीरबल ने कहा, पहली आवाज वो जो बोलती है पर कभी झूठ नहीं बोलती, वो है आत्मा का चिन्हित कर्म, जो हाथ से दिखाई देता है परंतु उसकी असली भाषा नजरों से पढ़ी जाती है। वो हाथों की उंगलियां है जो जोड़े गए कार्यों का प्रमाण देती है, पर प्रतीकात्मक रूप से मैं इसे सत्य का पहरा कहूंगा। वो वस्तु जो अपने अंदर सच्ची चीजों को रखकर उन्हें कह देती है। हमारे गांव की दादी ने जो संदूक बताया वो सच को धारण करता है, पर संदूक स्वयं बोलता नहीं, वो साक्ष्य है। दूसरी आवाज जो हमेशा झूठ बोलती है, वो हमारे समाज की सूचनाएं हैं जो केवल दिखावे के लिए होती है। तख्ती जो कभी कभी झूठ कहती है। तीसरी जो कभी सच कभी झूठ, वो है मानव की भाषा, दर्पण, जो सामने आते ही सच उजागर भी करता और कभी कभी आंखों से छुपा भी लेता है। बीरबल ने शब्दों को इस तरह पिरोया कि हर श्रोता की समझ में सरलता से उतर गया, पर तीनों बहनें कुछ असंतुष्ट नजर आई, जैसे कि उन्हें कोई और अर्थ चाहिए था। सुकृति ने धीरे से पूछा, लेकिन हमारे दादी कहती थी कि तीनों का एक नाम है और वही नाम गांव के लोगों के लिए सम्मान का कारण है। क्या वो नाम कोई वस्तुगत नाम है या किसी गुण का? बीरबल ने आंखें बंद कर ली, मानो किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। उन्होंने कहा, नाम कई तरह के होते हैं। कोई वस्तु का नाम होता है, कोई गुण का और कोई कर्म का। तुम्हारी दादी की कहावत में ये नाम शायद विवेक है, क्योंकि विवेक वही है जो चुपचाप सत्य को पहचान लेता है, भले ही शब्दों में वह न बोले, और वो वही है जो झूठ और सत्य के बीच फर्क कर लेता है। पर उपस्थित परिस्थितियों को देखकर मैं कहूंगा कि तीनों आवाजें, संदूक, तख्ती और दर्पण, वास्तव में तीन गुण हैं, साक्ष्य, दिखावा और पहचान। तीनों बहनों की आंखें चमकी, जैसे किसी ने उन्हें उनके घर की मिट्टी का अक्स दिखा दिया हो। छोटी सानवी ने आश्चर्य से कहा, तो क्या सही उत्तर यही है कि पहली आवाज साक्ष्य है, दूसरी दिखावा और तीसरी पहचान? बीरबल ने हंसते हुए सिर हिलाया, ये तो एक रूप है, पर असली परीक्षा तब होगी जब तुम इन गुणों को अनुभव करोगी। आओ, मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूं। बीरबल ने दरबार में एक लकड़ी की मंजिल पर तीन चीजें रखवाने का आदेश दिया। एक पुराना संदूक, एक सदा की तरह चमकीली तख्ती और एक दर्पण। संदूक सख्त लकड़ी का था, तख्ती पर सुनहरे अलंकृत अक्षर थे और दर्पण उस समय की तरह बड़ा और भरा हुआ। तीनों वस्तुएं एक साथ रखी गई और दरबार में हल्की हलचल हुई। बीरबल ने तीनों बहनों से कहा कि वे उन वस्तुओं को छू कर देखें
और जो भी पहले महसूस करे वही बताएं। सुकृति ने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे खोला और उसमें रखे कागजों को देखा, पुराने वचन और दुपट्टे। वो बोली, ये मेरे दादा की किताब है, ये सच है। बीच वाली बहन ने तख्ती को देखा और कहा, ये बड़ी सुंदर है, इस पर जो भी लिखा है वो सब अच्छा लगेगा। सबसे छोटी सानवी ने दर्पण को देखा और अपने चेहरे को देखा, ये दिखा रहा है कोई जैसा है। बीरबल ने उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराए। देखा, उन्होंने सबको कहा, संदूक ने आपको अतीत का साक्ष्य दिखाया, तख्ती ने दिखावा दिखाया और दर्पण ने पहचान दी। पर क्या यही आखिरी सत्य है? तभी दरबार के दरवाजे से कुछ किसान निकले। तीनों गांव की महिलाएं थी, जो अभी अभी महल के बाहर खड़ी दिखी थी। वे असभ्य नहीं थे, पर उनकी आंखों में चिंता थी। तीनों बहनों ने उन्हें देखा और उनकी तरह का रिश्ता झलक उठा। किसान महिला बोली, हमारे गांव में यह कहना फैला हुआ है कि जिनके पास संदूक के कागज है वे सच के मालिक होते हैं। जो तख्ती पर लिखते हैं वे राज के भागीदार, और जो दर्पण देखें वे अपने आप को जानने वाले। पर हमारी दादी कहती थी कि इन सब के पीछे एक आवाज और है। वो आवाज जो सुनती है पर बोलती नहीं, वो आवाज हमारे बच्चों की पुकार होती है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि किस आवाज की हमें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है? ये प्रश्न सीधे दिल पर लगा। अकबर ने उसकी गंभीरता समझी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और फिर अपने सांकेतिक मुस्कान के साथ बोला, हम सब के पास अपने अपने संदूक होते हैं, अनुभव, दस्तावेज, इतिहास। हमारी तख्ती हमारे दिखावे होते हैं, शब्द, दावे और शान, और दर्पण हमारा आत्मनिरीक्षण। पर उस तीसरी आवाज से भी ऊपर एक आवाज है, बच्चे की पुकार, किसी भूखे का कर्कश रोना या मां की चुप्पी। वो आवाज कभी सच भी हो सकती है और कई बार अनसुनी भी। हमें उन आवाजों को सुनना चाहिए जो बोलकर नहीं आती, वे जिन्हें हम अपने कर्मों से दर्शाते हैं। इसलिए असली बुद्धिमानी यह है कि हम न केवल सुने बल्कि समझें। वहां मौजूद एक बूढ़े दरबारी ने, जो वर्षों तक राज्य की निरीक्षक महकमे में काम कर चुका था, पूछा, अगर ऐसा है तो हम कैसे तय करें कि कब संदूक को महत्व दें, कब तख्ती की बातों पर चलें और कब दर्पण को देखें? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह निर्णय सहज नहीं है। संदूक कभी कभी पुराना और सत्य भी है। तख्ती चमकदार हो सकती है पर खोखली। दर्पण सच्चाई दिखाता है पर सत्य की परतों को नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें तीनों का संतुलन रखना होगा, कर्म का सम्मान, भाषा की सच्चाई और आत्मा की पहचान। और उन आवाजों को सुनना चाहिए जो अनकही रह जाती है, बच्चों की, जरूरतमंदों की और उन लोगों की जो शोर में दब जाते हैं। अकबर ने अचानक उठकर कहा, ठीक है, मैं इस पहेली का निर्णय सुनाता हूं। मेरे हिसाब से जो पहली आवाज है वो संदूक जैसा है, सत्य का साक्ष्य। दूसरी आवाज तख्ती जैसी है, दिखावा जो हमेशा सच नहीं। और तीसरी दर्पण जैसी है, पहचान जो कभी कभी सत्य तो कभी झूठ दिखाती है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उन आवाजों का समेकन है जिन्हें हम सुनते नहीं पर महसूस करते हैं। तीनों बहनों की आंखों में अब संतोष की हल्की चमक थी। सुकृति ने गर्व से कहा, तुम्हारा शब्द हमारे गांव की दादी के समान समझदार है। अब हम अपनी दादी को यह बताएंगे। बीच वाली ने नमन कर कहा, हमारी परीक्षा सफल रहे, धन्यवाद। और सबसे छोटी ने जैसे कोई मुट्ठी भर फूल देकर कहा, आपने हमें सिखाया कि सुनना भी बुद्धिमानी है। अकबर ने बड़ी मेहनत से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बीरबल, तुम्हारे उत्तर हमेशा ऐसे रहस्य खोलते हैं जिससे लोगों को स्वयं अपनी गलियां मिल जाती है। बीरबल ने आंखों में चमक लिए कहा, राजा, शायद यही सबसे बड़ा पुरस्कार है, लोगों को स्वयं से मिलाना। और वो सब मिलकर हंसे, मानो दरबार की धूल पर कुछ चमक उठा हो। समाप्ति तक तीनों बहनें गांव लौट गई, पर उनके साथ कुछ और भी गया। दरबारियों के बीच एक नया विचार गया कि बुद्धि केवल तर्क नहीं, संवेदना
और सुनने की क्षमता भी है। गांव में लौटकर तीनों ने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने सिर्फ अपनी आंखों से उन्हें देखा और बोली, तुमने जाने बिना वही उत्तर पाकर लिया जो मैंने चाहा था। न कि केवल शब्दों का न्याय, बल्कि हृदय की सुनवाई। वर्षों बाद जब वहां की बातें अन्य गांवों तक पहुंची तो लोग उस दिन को याद करते हुए कहते थे, वो दिन जब अकबर के दरबार में 3 बहनों ने हमको सिखाया कि कौन सी आवाज सच्ची होती है। और बीरबल वो दर्पण की तरह न था जो केवल दिखाता, न संदूक जो केवल रखता। वो एक ऐसा दर्पण था जो समय समय पर सच्चाइयों को सामने लाता रहा। अकबर के दरबार का वो अद्भुत हिस्सा जो किसी पहेली को हल करने में जितनी बुद्धि लाता, उतनी ही समझदारी से सुनना भी सिखा देता। समय बीता, पर वो सुबह वो 3 बहनें और उनका सवाल लोगों की कहानियों में इस तरह घुल गया कि हर बार जब कोई नया आए और पूछे 3 आवाजें कौन सी थी, गांव वाले बोलते, पहली वह है जो हमारे कर्म बोलते हैं, दूसरी वह जो हमारे शब्द बोलते हैं, और तीसरी वह है जो हमारी आत्मा कहती है। और फिर भी असली आवाज वह है जिसे हम सुन नहीं पाते। हर बार सुनने वाले को कुछ न कुछ नया मिलता और ये कहानी उस तरह फैलती गई जैसे खेतों में हल चलाने पर बीज बिखेरता है। धीरे धीरे अनवरत बढ़ता। अकबर के दरबार में एक शाम कुछ अलग सी हलचल थी। बाजारों की चहक चहक के साथ साथ महल के बड़े आंगन में भी आवाजों का मेला जम गया था। उस दिन दरबार के द्वार से एक अजीब महक, मिश्री, चंदन और हल्का सा महकता फूल फैली हुई थी। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ में घबराहट और कुछ में अहंकार की चमक। अकबर दरबार के सिंहासन पर अपने नियमित गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और बीरबल अपनी आदत के मुताबिक चुटकुले गुनगुनाते हुए नजर आ रहे थे। तभी राजद्वार खुला और एक छोटी सी रानी, पर अभिमान से भरी हुई, अपने साथ कुछ सेवक और एक चमकता पालना लेकर महल में दाखिल हुई। उसके कपड़े इतने महीन थे कि उनसे परियों की कहानी सुनाई देती थी और उसके आभूषणों की खनक सुनकर किसी पुरानी शाही रानी से तुलना स्वाभाविक लगती थी। लोग पूछने लगे, कौन है? दरबार में सबकी निगाहें उस आई हुई शख्स पर टिकी रहीं। अकबर उठे और उन्होंने एक आदरणीय आवाज में कहा, बताइए आपका नाम और आपकी मांग क्या है? रानी ने सिर उठाकर देखा। आंखों में पानी सी चमक थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ तकरार भी दिखा। महाराज, उसने बड़ी सज्जनता से कहा, मेरा नाम रूपलता है। मैं पास के राज्य की रानी हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में हर बात का निपटारा न्याय और बुद्धि से होता है, पर मेरे राज्य में एक ऐसा प्रश्न उठा है जो सुंदरता और चालाकी के बीच उलझा हुआ है। हमारे यहां लोग कहते हैं, रूप की रानी कौन है और चाल की महारानी कौन? वे कहते हैं कि जिस राज्य में दोनों में से किसी एक का राज्य ज्यादा हो, वहां खुशहाली कम रहती है। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या सच्चाई में रूप बेहतर है या चाल? क्या रूप रानी की महिमा ही सब कुछ है या चालाकी की महारानी का राज अधिक उपयोगी है? मैं चाहती हूं कि अकबर का दरबार इस पर फैसला करे। उसकी आवाज में अपने राज्य की परवाह भी थी और विदेशी शान भी। दरबार में हल्की सी हंसी पड़ी। कुछ ने इसे मामूली बहस समझा, पर कई दरबारियों की आंखें सजग थी, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों से अक्सर बड़े छोटे मनोभाव और नीतियां जुड़ी रहती थी। बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, रूपलता रानी, आपका प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है। क्या आप चाहती है कि हम केवल सुंदरता का नापतोल करें या चालाकी के प्रभाव को भी आंकें? रानी ने तुरंत कहा, दोनों का वैचारिक और व्यवहारिक माप किया जाए। मैं चाहती हूं कि जो निर्णय निकले वो न्यायोचित हो, और यदि संभव हो तो हम दोनों गुणों के बीच कोई परीक्षा कर लें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने का कोई उपाय सुझा सकते हो? बीरबल ने आंखों में शरारत लिए कहा, जहां रानी और चालाकी की बात हो, वहां तर्क के साथ व्यवहार भी काम आता है। हम परीक्षण करेंगे, पर परीक्षण ऐसा हो कि न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी सच्चाई सामने आए।
अकबर ने आदेश दिया कि रूपलता को दरबार की विश्रामगाह में आराम दिया जाए और अगले दिन परीक्षण के आदेश हो। रूपलता ने थोड़ी ताज्जुब भरी नजरों से कहा, महाराज, क्या आप कल तय करेंगे? अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हां, कल हम देखेंगे कि कौन सा गुण अधिक उपकारक है, रूप या चाल। रूपलता ने मानो मन ही मन संतोष पाला और महल से विदा ली गई। पर शाम के समय जब महल के आंगन में सूनी हवा चल रही थी, तभी एक और घटना हुई। द्वार पर एक वृद्ध औरत आई, जिसकी आयु और दशा दोनों ही ऐसी लग रही थी कि वो किसी लंबी यात्रा से लौट रही हो। उसके हाथ में एक पुराना, थोड़ा फटा पर्दा और टूटे हुए धागों के साथ कुछ रंगीन टुकड़े थे। लोग उससे पूछने लगे, कौन हो? उसने धीरे से कहा, मेरा नाम चालिका है। मैं गांव की साधारण महिला हूं, पर मेरे पास कुछ कहने लायक अनुभव है। जब मैंने सुना कि कल रूप और चाल के बीच फैसला होना है, तो मैं भी आई हूं। मैं चाहती हूं कि मैं भी भाग लूं, क्योंकि मेरे जीवन ने मुझे यह सिखाया है कि चालाकी भी कभी कभी जरूरी होती है, और सुंदरता भी। बीरबल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चालिका, तुम्हारा प्रयास स्वागत योग्य है। कल तुम भी सामने आओ। चालिका ने सिर झुकाया और अपने झोले में रखे छोटे छोटे उपकरणों को सहलाकर महल से बाहर निकल गई। अगले दिन दरबार पूरी तरह सज-धज कर बैठा था। राजमहल के आंगन में लोग उमड़ पड़े थे। किस्सागो, व्यापारी, संगीतकार और यहां तक कि कुछ साधु भी। राजा अकबर सिंहासन पर बैठे और बीरबल उनके पास व्यंग्य के साथ खड़े थे। रूपलता और चालिका दोनों शाही आसन पर बैठीं। उनके बीच दूरी और भिन्नता साफ दिख रही थी। रूपलता का मुखड़ा परिपूर्ण और महंगा था। चालिका साधारण वस्त्रों में, पर आंखों में तेज। अकबर ने संकेत किया और कहा, आज हम परीक्षण करेंगे। रूपलता, चालिका दोनों की ओर से मैं कुछ प्रश्न रखूंगा और बीरबल इसका संचालन करेंगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखा और कहा, सबसे पहले मैं एक दृश्य दिखाऊंगा और आप दोनों को उसका उत्तर देना होगा, पर उत्तर शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। वे जानते थे कि बीरबल की चालें अक्सर अप्रत्याशित होती है। बीरबल ने दरबारियों को इशारा किया और कुछ युवा नौकरों ने मंच के बीच में एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा रखा। बक्से के ऊपर एक ढका हुआ पर्दा रखा गया था। बीरबल ने कहा, इस बक्से में कुछ रखा है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक रूपक है। मैं दोनों से पूछता हूं, यदि इस बक्से को खोला जाए और उसमें एक अनाम नन्हा पक्षी निकले जो उड़ने के बजाय अड़कता हुआ और फिर गिर पड़े, आप में से कौन पहले उस पक्षी की मदद करेगा और वो कैसे करेगा? रूपलता, चालिका, अपनी अपनी तैयारी बताइए। रूपलता ने तुरंत कहा, मैं उस पक्षी को अपनी पालकी पर उठाकर ले जाऊंगी और उसे सुंदर और सुरक्षित जगह पर रखूंगी जहां वो आराम पा सके। उसकी आवाज में तागड़ा आत्मविश्वास था और अंदाज में वैभव। चालिका ने शांत होकर कहा, मैं उसके पास जाकर धीरे धीरे उसके पंख सहलाऊंगी। उसके लिए कमल का पत्ता लाकर उसे गर्म रखने की व्यवस्था करूंगी और आसपास के बच्चों को आवाज देकर उसे धीरे धीरे उठाने की प्रबल प्रेरणा दूंगी। कुछ दरबारियों ने रूपलता के जवाब पर तालियां बजाईं और कुछ ने चालिका के व्यावहारिक प्रस्ताव पर सर हिलाया। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, ठीक है, अब हम ये सत्यापित करेंगे। उन्होंने बक्सा खोला और वहां से एक छोटा थका हुआ पक्षी निकाला गया। वो सचमुच उतरा हुआ और कांप रहा था। रूपलता ने पहले कदम बढ़ाया और पालकी की तरफ झुक गई, पर बीरबल ने एक तुरंत ही इशारा कर दिया, रुको। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला पाठ यही है कि कभी भी आत्म सुरक्षा का काम दिखावे से नहीं करना चाहिए। आप दोनों बताइए, क्या आप पक्षी की मदद स्वयं करेंगी या उसे पेशेवरों के पास भेजेंगी? रूपलता ने शाही स्वभाव में कहा, मैं स्वयं उसे उठाकर अपने दायरे में रखूंगी। चालिका ने कहा,
मैं पहले देखूंगी कि पक्षी को किस तरह की मदद चाहिए। शायद उसे पानी चाहिए या कोई जख्म है। मैं उसे उसी प्रकार सहायता दूंगी। बीरबल ने कहा, तो दोनों अपने अपने तरीके आजमाए। रूपलता ने तुरंत अपने नौकरों से कहा कि वे बक्से में से मुलायम कंबल निकालें और पक्षी को आराम से पालकी में रखा जाए। उसकी सेवा भावना भले दिखावटी लगी, पर पक्षी के पास पहुंचकर वो फूलों से उसका पालना सजाने लगी। वही चालिका ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने पास के एक माली से कहा कि कुछ जड़ी बूटियां लाया जाए। एक बूढ़े चरवाहे से पूछा कि क्या उसने कभी ऐसे पक्षी देखे हैं, और एक छोटे बच्चे को बुलाकर कहा कि वो धीरे धीरे पक्षी का डर कम करने के लिए गाना गाए। दोनों ने मदद की, पर असर में फर्क दिखा। रूपलता की मदद अनुपस्थित भव्यता में थी, जबकि चालिका की मदद स्थानीय और व्यावहारिक थी। कुछ समय पश्चात पक्षी ने धीरे धीरे पंख फैलाए और उड़कर बाहर चला गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अब आप दोनों को यह समझना चाहिए कि सुंदरता मन को भाव विभोर कर सकती है, पर चालाकी और व्यावहारिकता जीवित चीजों को बचाती है। रूपलता की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, पर वो रूख न बदली। बीरबल ने आगे कहा, दूसरे प्रयोग में हम देखेंगे कि कौन समाज में अधिक सशक्त प्रभाव डालता है। उन्होंने महल के बाहर एक छोटे से कपड़े तथा खाने पीने के सामान की टोकरी लाई। दरबारियों ने सोचा कि ये दान प्रदर्शन होगा। बीरबल ने दोनों से कहा, रूपलता, तुम अपनी रानी की भव्यता से दर्शकों को कैसे आकर्षित करोगी कि वे इन वस्तुओं को स्वीकार करें और अपने गांव में बांटें? चालिका, तुम अपने साधारण व्यवहार से किस तरह लोगों का भरोसा जीतोगी? रूपलता ने तुरंत घोषणा करवाई कि इन वस्तुओं को उनकी शाही हस्ती से दिया जाए। लोगों को उनके सामने आकर व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना होगा। चालिका ने कहा, मैं लोगों से जाकर पूछूंगी कि किसे सबसे अधिक मदद की जरूरत है और फिर उसी के अनुसार इन वस्तुओं का वितरण करूंगी। रूपलता का तरीका दिखावटी और शाही था। लोग दिखावे के सामने खड़े रहे और सम्मान देकर चले गए, पर असल में कई गरीब लोग ऐसे थे जिन्हें पानी और कपड़े दोनों ही चाहिए थे, पर वे भीड़ में खो गए। चालिका ने नजदीक जाकर देखा कि एक बूढ़ा तीमारदार है जिसे कंबल और दवा जरूरी है। उसके पास जाकर उसने तुरंत दवा दी और भोजन का उचित हिस्सा बांटा। कुछ दरबारियों ने इस बात पर तारीफ की और कुछ ने कहा कि शाही भेंटों की शान कुछ और ही होती है। बीरबल ने कहा, यहां साफ दिखा कि रानी की भव्यता लोगों को आकर्षित कर सकती है, पर चाल की महारानी का व्यवहार जमीन पर असर दिखाता है। पर अभी भी फैसला नहीं हुआ। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही बात है, पर मैं जानना चाहता हूं कि इन गुणों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है। कौन सा गुण राज्य को ज्यादा समृद्ध कर सकता है? बीरबल ने कहा, हम तीसरे नियम में ये परखेंगे। तीसरे प्रयोग के लिए बीरबल ने दो छोटे समूह बनाए। एक हम रूपलता के नाम पर लगाएंगे और दूसरे चालिका के नाम पर। दोनों समूहों को एक ही सीमित संसाधन, बीज, कुछ मजदूरों और एक छोटे से तालाब के साथ एक खेत की देखरेख करनी थी। जो भी समूह 10 दिनों में बेहतर उपज देगा वो विजयी होगा। रूपलता ने अपने समूह में संगीतकार, सजावटी कारीगर और महे उपकरण रखे। सभी ने खेत को सुंदर बनाया। पथों पर फूल, एक छोटी पंडी और एक शोभायमान पटे। चालिका ने अपने समूह में अनुभवी किसानों, छोटे छोटे बच्चों और गांव के कुछ बुजुर्गों को रखा। उनके पास खुरपी, बीज और अनुभव था। 10 दिनों तक दोनों ने मेहनत की। रूपलता का खेत देखने में खास था, पर दूर से देखा जाए तो मिट्टी में जीवन कम था। चालिका का खेत साधारण था, पर मिट्टी में उर्वर शक्ति बढ़ने लगी। बीज चिपकने लगे और पौधे जड़ पकड़ने लगे। जब 10वें दिन परिणाम निकले तो चालिका के खेत में उपज हल्की पर नियमित और टिकाऊ थी, जबकि रूपलता के खेत में दिखावटी फूल जरूर लगे पर खाने योग्य अनाज कम था। बीरबल ने कहा, यह दिखाता है कि दीर्घकाल में चालाकी और सटीक योजना ज्यादा उपयोगी साबित होती है, पर यह भी सत्य है कि सुंदरता समाज में उमंग भरती है। दोनों पक्षों के समर्थक तर्क देने लगे। कुछ ने कहा
कि सुंदरता मनुष्य को प्रेरित करती है और कला की मात्रा समाज को समृद्ध बनाती है। कुछ ने कहा कि यदि लोगों को भोजन और संसाधन नहीं मिलेंगे तो कला का अर्थ घट जाता है। अंततः बीरबल ने एक अंतिम प्रयोग सुझाया। हम एक ऐसे प्रश्न पर न्याय कराएंगे जहां सुंदरता और चाल दोनों का मिलन आवश्यक होगा। उन्होंने दरबार के बाहर एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया और सभी से कहा कि जो कलाकार सबसे सुंदर तरंगों के साथ सबसे चतुर कहानी सुना सके वही सफल होगा। रूपलता ने अपने सुंदर पद्य और मुखर गायकों को पेश किया और चालिका ने गांव के बुजुर्गों की लोक कथाएं और चालों को प्रस्तुत किया। जब दोनों प्रस्तुतियां खत्म हुई, अकबर ने कहा, यह स्पष्ट है कि जब सुंदरता और चाल मिलते हैं तो समाज को सबसे अधिक लाभ होता है। सुंदरता लोगों के मनों को जोड़ती है और चाल उन्हें स्थिरता देती है। पर अब अंतिम निर्णायक प्रश्न, यदि किसी को चुनना ही पड़े तो क्या चुनेंगे? रूपलता और चालिका ने एक दूसरे की ओर देखा। रूपलता ने आंखों में नमक लिए कहा, महाराज, मैं अब समझती हूं कि बिना चालाकी के मेरी सुंदरता बेकार है। मेरी सुंदरता लोगों के दिल जीत सकती है, पर उन्हें संभालने की कला होना भी जरूरी है। चालिका ने हाथ जोड़कर कहा, और मैं जान चुकी हूं कि बिना रूप के मेरा व्यवहार लोगों के ध्यान तक पहुंचने में कमजोर पड़ जाता है। थोड़ी सजावट और स्वाभिमान लोगों को जोड़ने में मदद कर सकता है। बीरबल ने मुखरता से कहा, तो क्या हम अब निर्णय पर पहुंच गए? अकबर ने हल्की सी आवाज में कहा, हां, मेरा निर्णय यह है, रूप ही सब कुछ नहीं और चाल भी अकेली सब कुछ नहीं। हमें उन गुणों को जोड़कर चलना चाहिए। रूप लोगों के हृदय को छूती है और चाल उन्हें स्थिर रखती है। दोनों का समन्वय ही सच्ची महारानी है। दरबार में तालियां बज उठीं। रूपलता और चालिका दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और जनता ने महसूस किया कि असल जीत तो समझ की है। समाप्ति पर बीरबल ने सबको एक उपदेश दिया, यदि आप किसी एक गुण को सबसे ऊपर रखते हैं तो समाज असंतुलित हो सकता है। रूप चाहे सुंदरता लाए, पर उसे चाल की जरूरत है, और चाल चाहे सटीक परिणाम दे, पर उसे रूप की संवेदनशीलता की जरूरत है। इसलिए ये कहना श्रेष्ठ होगा कि रूप की रानी या चाल की महारानी। इसका उत्तर यह है कि सच्ची महारानी वही है जो दोनों का संगम कर सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा संतुलन मिलता है। बीरबल ने अपनी चतुर मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, बिना संतुलन के कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। और इस प्रकार अकबर के दरबार ने न केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि एक सामाजिक पाठ भी सिखाया कि जीवन के कई पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और किसी एक गुण का अत्यधिक वर्चस्व नुकसानदेह हो सकता है। रूपलता अपनी शान में लौट गई, पर अब उसके साथ कुछ नया था। वो अधिक विचारशील बन गई थी। चालिका अपने गांव लौटी, पर वहां उसका स्थान और भी बड़ा हो गया, क्योंकि उसने दिखाया कि चालाकी और नम्रता साथ मिलकर चमत्कार कर सकती है। बीरबल, वो फिर से अपनी मजाकिया और विद्वत्तापूर्ण शैली में दरबार का सबसे प्यारा सदस्य बनकर रह गया, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जितनी बुद्धि आवश्यक है उतनी ही संवेदना भी जीवन में जरूरी है। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ ऐसी हल्की सी सरसराहट फैली हुई थी कि लग रहा था हवा भी कोई खबर सुनाने आई है। पत्तों पर ओस की बूंदें जैसे चुपचाप टिकी थी और महल की चमक धमक में कुछ नया चमकने वाला था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा परंपरागत गंभीरता में था, पर आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। बीरबल कुछ चुटकुले कहते हुए अपने आसन पर बैठे थे, पर आज उनकी मुस्कान में भी एक अलग तरह की पैनी चमक थी, ऐसी कि किसी नए खेल की शुरुआत का आभास दे। दरबार में जोश का दूसरा कारण यह भी था कि दूर दूर से सूचनाएं आ रही थी कि किसी नगर से ऐसी सुंदरी आई है जो जितनी सुंदर है उतनी ही चालाक भी मानी जाती है। लोग हंसते हंसते कह रहे थे कि शायद बीरबल को इस बार अपनी बुद्धि पर थोड़ी सख्ती कर लेनी पड़े। दरवाजा खुला और एक सधी सी परतदार चुप्पी के साथ वे पहुंची। उसका नाम चंद्रिका था। चेहरा ऐसा कि जैसे चांद उतर आया हो
और चाल तो ऐसी कि कोई पत्ते की तरह फिसलती हुई रोशनी हो। कपड़े साधारण पर उस पर सजी हर चीज में एक साधुता की शालीनता थी। उसकी आंखों में तेज था पर वो तेज दर्पण जैसा नहीं था। वो भीतर की आग थी जो आंखों से बाहर झरझर कर नहीं आती थी, पर किसी भी पल असली रंग दिखा सकती थी। महल के दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सर हिलाने लगे। कईयों की आंखों में प्रशंसा, कईयों की निगाह में हल्की जलन और कुछ के चेहरे पर यह सम्मान भी था कि इतनी खास मेहमान हमारे अकबर के दरबार में आई है। चंद्रिका ने पात की कुछ दूरी पर आकर छोटे से नमन किया और बोली, महाराज, मैं अपने राज्य की ओर से शांति और सहयोग की भावना के साथ आई हूं, पर मेरे साथ एक चुनौती भी है। कहते हैं कि अकबर के दरबार में जितनी बुद्धि है उतनी ही शरारत भी। मैंने सुना है कि यहाँ की बातें लोगों के रंग ढंग को बदल देती है। मैं चाहती हूं कि आज मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपनी चालाकी से कुछ दिखाऊं, पर मेरा मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य को परखना है। उसकी संजीदगी में कोई दिखावा नहीं था और उसकी चाल में आत्मविश्वास ऐसा था कि लगे वो किसी जटिल खेल की शुरुआत कर रही हो। अकबर मुस्कुराए और बोले, चंद्रिका, तुम हमारे दरबार में सुस्त नहीं आएगी तो इसे क्या कहा जाए? बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए कहा, महाराज, सुंदरी और चालाकी का मेल कभी कभी खतरे से कम नहीं होता, पर क्या खतरा ही हर बार बुरा है? हम देखेंगे कि उसकी चाल किस दिशा में है, उपकार या छल। मैं चाहता हूं कि वो अपनी चाल सिर्फ शब्दों में न दिखाए, बल्कि किसी व्यवहारित परीक्षा में दिखाए। अकबर ने आदेश दिया कि चंद्रिका को दरबार में मन मन से परखा जाए, पर परख कुछ अनोखी होगी, बीरबल के अंदाज की परख। चंद्रिका ने बिना घबराए स्वीकार किया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, पर आंखें गंभीर थी, जैसे कोई खेल उसके लिए सिर्फ जीत हार का न होकर सीखने का माध्यम भी हो। बीरबल ने कहा, हम आज तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजारेंगे, पर ध्यान रहे, ये परीक्षा शुद्ध बुद्धि नहीं, विवेक, हृदय और तेज सोच का मेल होंगी। चंद्रिका ने सिर हिलाया और अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। पहले ही परीक्षा के पहले कदम पर बीरबल ने दरबार में एक पुराने सिपाही के आने का आदेश दिया। वो सिपाही झुर्रियों भरा, थका मानो दुनिया के बोझ से, और आंखों में कुछ ऐसा था कि उसकी कहानी अनकही सी रही। बीरबल ने सिपाही से कहा, तुमने हमारे लिए एक कहानी और एक टोकरी भेंट की है। तुम्हें इन वस्तुओं का इस्तेमाल करके चंद्रिका को परखना है। वो ये बताए कि वह किसे पहले मदद करेगी और क्यों। ये परीक्षा दिखावे के खिलाफ नहीं, बल्कि वास्तविक संवेदना की पहचान के बारे में है। सिपाही ने आग्रह किया कि जो भी हो वो शान और मर्यादा में हो। चंद्रिका निकट आई और सिपाही के हाथ से टोकरी ली, जिसमें एक कपड़ा, कुछ सूखे मेवे और एक छोटी सी घड़ी थी। आसान सी चीजें, पर बीरबल की मंशा में कहीं और गहराई थी। पहली परीक्षा में चंद्रिका ने टोकरी के सामान को देखा और कहा, यह सब सामान दिखता है, पर इन वस्तुओं की कीमत तात्कालिक नहीं है, वे स्मृति है। मैं सबसे पहले घड़ी को देखती हूं, क्योंकि समय का बोध सबसे जरूरी है। जो भी संकट हो, समय समझ कर दी हुई मदद ही टिकेगी। उसने घड़ी हाथ में ली, उसे देखा और थोड़ा सुनहरा सा मुस्कुराकर बोली, इस घड़ी को किसी बूढ़े व्यक्ति को दूंगी जो समय की कदर समझता हो। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पर तुमने अधिक मेहनत क्यों नहीं की? क्यों मेवों को पहले नहीं चुना? चंद्रिका ने कहा, भोजन जरूरी है, पर घड़ी से ज्यादा स्थायी कुछ नहीं। समय की कद्र करने वाला उस भोजन को भी सहेज लेता है, पर मैं ये भी चाहती हूं कि मेरे निर्णय में किसी तरह की शोभा या दिखावा न हो। मैं सिपाही से पूछूंगी कि वह किसे सबसे जरूरतमंद समझता है। सिपाही की आंखों में एक आंसू आया। वो बोला, मेरे गांव में एक वृद्धनी है जो अकेली रहती है और समय समय पर उसकी घड़ी की सुइयां टूट जाती है, जिससे उसे दवा और समय के हिसाब से खाना नहीं मिल पाता। चंद्रिका ने घड़ी वही दे दी। उसकी चालाकी यहां दिखी। उसने दिखावा नहीं किया,
बल्कि दी हुई वस्तु का वास्तविक उपयोग समझा था। बीरबल ने बाकी की टोकरी का वितरण भी करवाया और कहा, पहला सबक, सुंदरता उपयोगी हो सकती है, पर चालाकी में निहित संवेदनशीलता और वास्तविकता को समझना ही असली बुद्धि है। दूसरी परीक्षा में बीरबल ने दरबार के कुछ कलाकारों और संगीतकारों को बुलाया। वे सभी भव्य पोशाकों में बैठे थे और उनकी वाद्य यंत्रों की धुनें महल में गूंज रही थी। बीरबल ने कहा, अब हम ये देखेंगे कि चंद्रिका अपनी सुंदरता और चालाकी का उपयोग किस तरह से करती है जब उसे तत्काल जनता का मन मोहना हो। यहां बीरबल ने शर्त रखी, चंद्रिका को एक कठिन प्रश्न के साथ एक कहानी सुनानी होगी जिसका समाधान संगीत के माध्यम से करना होगा। चंद्रिका ने मंच पर आकर कहा, मैं लोगों का मन मोहना जानती हूं, पर मेरे चाहिए। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। वे जानते थे कि बीरबल की चालें अक्सर अप्रत्याशित होती है। बीरबल ने दरबारियों को इशारा किया और कुछ युवा नौकरों ने मंच के बीच में एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा रखा। बक्से के ऊपर एक ढका हुआ पर्दा रखा गया था। बीरबल ने कहा, इस बक्से में कुछ रखा है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक रूपक है। मैं दोनों से पूछता हूं, यदि इस बक्से को खोला जाए और उसमें एक अनाम नन्हा पक्षी निकले जो उड़ने के बजाय अड़कता हुआ और फिर गिर पड़े, आप में से कौन पहले उस पक्षी की मदद करेगा और वो कैसे करेगा? रूपलता, चालिका, अपनी अपनी तैयारी बताइए। रूपलता ने तुरंत कहा, मैं उस पक्षी को अपनी पालकी पर उठाकर ले जाऊंगी और उसे सुंदर और सुरक्षित जगह पर रखूंगी जहां वो आराम पा सके। उसकी आवाज में तागड़ा आत्मविश्वास था और अंदाज में वैभव। चालिका ने शांत होकर कहा, मैं उसके पास जाकर धीरे धीरे उसके पंख सहलाऊंगी। उसके लिए कमल का पत्ता लाकर उसे गर्म रखने की व्यवस्था करूंगी और आसपास के बच्चों को आवाज देकर उसे धीरे धीरे उठाने की प्रबल प्रेरणा दूंगी। कुछ दरबारियों ने रूपलता के जवाब पर तालियां बजाईं और कुछ ने चालिका के व्यावहारिक प्रस्ताव पर सर हिलाया। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, ठीक है, अब हम ये सत्यापित करेंगे। उन्होंने बक्सा खोला और वहां से एक छोटा थका हुआ पक्षी निकाला गया। वो सचमुच उतरा हुआ और कांप रहा था। रूपलता ने पहले कदम बढ़ाया और पालकी की तरफ झुक गई, पर बीरबल ने एक तुरंत ही इशारा कर दिया, रुको। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला पाठ यही है कि कभी भी आत्म सुरक्षा का काम दिखावे से नहीं करना चाहिए। आप दोनों बताइए, क्या आप पक्षी की मदद स्वयं करेंगी या उसे पेशेवरों के पास भेजेंगी? रूपलता ने शाही स्वभाव में कहा, मैं स्वयं उसे उठाकर अपने दायरे में रखूंगी। चालिका ने कहा, मैं पहले देखूंगी कि पक्षी को किस तरह की मदद चाहिए। शायद उसे पानी चाहिए या कोई जख्म है, मैं उसे उसी प्रकार सहायता दूंगी। बीरबल ने कहा, तो दोनों अपने अपने तरीके आजमाएं। रूपलता ने तुरंत अपने नौकरों से कहा कि वे बक्से में से मुलायम कंबल निकालें और पक्षी को आराम से पालकी में रखा जाए। उसकी सेवा भावना भले दिखावटी लगी, पर पक्षी के पास पहुंचकर वो फूलों से उसका पालना सजाने लगी। वही चालिका ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने पास के एक माली से कहा कि कुछ जड़ी बूटियां लाया जाए। एक बूढ़े चरवाहे से पूछा कि क्या उसने कभी ऐसे पक्षी देखे हैं, और एक छोटे बच्चे को बुलाकर कहा कि वो धीरे धीरे पक्षी का डर कम करने के लिए गाना गाए। दोनों ने मदद की, पर असर में फर्क दिखा। रूपलता की मदद अनुपस्थित भव्यता में थी, जबकि चालिका की मदद स्थानीय और व्यावहारिक थी। कुछ समय पश्चात पक्षी ने धीरे धीरे पंख फैलाए और उड़कर बाहर चला गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अब आप दोनों को यह समझना चाहिए कि सुंदरता मन को भाव विभोर कर सकती है, पर चालाकी और व्यावहारिकता जीवित चीजों को बचाती है। रूपलता की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, पर वो रूख न बदली। बीरबल ने आगे कहा, दूसरे प्रयोग में हम देखेंगे कि कौन समाज में अधिक सशक्त प्रभाव डालता है। उन्होंने महल के बाहर एक छोटे से कपड़े तथा खाने पीने के सामान की टोकरी लाई। दरबारियों ने सोचा कि ये दान प्रदर्शन होगा। बीरबल ने दोनों से कहा,
रूपलता, तुम अपनी रानी की भव्यता से दर्शकों को कैसे आकर्षित करोगी कि वे इन वस्तुओं को स्वीकार करें और अपने गांव में बांटे? चालिका, तुम अपने साधारण व्यवहार से किस तरह लोगों का भरोसा जीतोगी? रूपलता ने तुरंत घोषणा करवाई कि इन वस्तुओं को उनकी शाही हस्ती से दिया जाए। लोगों को उनके सामने आकर व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना होगा। चालिका ने कहा, मैं लोगों से जाकर पूछूंगी कि किसे सबसे अधिक मदद की जरूरत है और फिर उसी के अनुसार इन वस्तुओं का वितरण करूंगी। रूपलता का तरीका दिखावटी और शाही था। लोग दिखावे के सामने खड़े रहे और सम्मान देकर चले गए, पर असल में कई गरीब लोग ऐसे थे जिन्हें पानी और कपड़े दोनों ही चाहिए थे, पर वे भीड़ में खो गए। चालिका ने नजदीक जाकर देखा कि एक बूढ़ा तीमारदार है जिसे कंबल और दवा जरूरी है। उसके पास जाकर उसने तुरंत दवा दी और भोजन का उचित हिस्सा बांटा। कुछ दरबारियों ने इस बात पर तारीफ की और कुछ ने कहा कि शाही भेंटों की शान कुछ और ही होती है। बीरबल ने कहा, यहां साफ दिखा कि रानी की भव्यता लोगों को आकर्षित कर सकती है, पर चाल की महारानी का व्यवहार जमीन पर असर दिखाता है। पर अभी भी फैसला नहीं हुआ। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही बात है, पर मैं जानना चाहता हूं कि इन गुणों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है। कौन सा गुण राज्य को ज्यादा समृद्ध कर सकता है? बीरबल ने कहा, हम तीसरे नियम में ये परखेंगे। तीसरे प्रयोग के लिए बीरबल ने 2 छोटे समूह बनाए। एक हम रूपलता के नाम पर लगाएंगे और दूसरे चालिका के नाम पर। दोनों समूहों को एक ही सीमित संसाधन, बीज, कुछ मजदूरों और एक छोटे से तालाब के साथ एक खेत की देखरेख करनी थी। जो भी समूह 10 दिनों में बेहतर उपज देगा वो विजयी होगा। रूपलता ने अपने समूह में संगीतकार, सजावटी कारीगर और महे उपकरण रखे। सभी ने खेत को सुंदर बनाया। पथों पर फूल, एक छोटी पंडी और एक शोभायमान पटे। चालिका ने अपने समूह में अनुभवी किसानों, छोटे छोटे बच्चों और गांव के कुछ बुजुर्गों को रखा। उनके पास खुरपी, बीज और अनुभव था। 10 दिनों तक दोनों ने मेहनत की। रूपलता का खेत देखने में खास था, पर दूर से देखा जाए तो मिट्टी में जीवन कम था। चालिका का खेत साधारण था, पर मिट्टी में उर्वर शक्ति बढ़ने लगी। बीज चिपकने लगे और पौधे जड़ पकड़ने लगे। जब 10वें दिन परिणाम निकले तो चालिका के खेत में उपज हल्की पर नियमित और टिकाऊ थी, जबकि रूपलता के खेत में दिखावटी फूल जरूर लगे पर खाने योग्य अनाज कम था। बीरबल ने कहा, यह दिखाता है कि दीर्घकाल में चालाकी और सटीक योजना ज्यादा उपयोगी साबित होती है, पर यह भी सत्य है कि सुंदरता समाज में उमंग भरती है। दोनों पक्षों के समर्थक तर्क देने लगे। कुछ ने कहा कि सुंदरता मनुष्य को प्रेरित करती है और कला की मात्रा समाज को समृद्ध बनाती है। कुछ ने कहा कि यदि लोगों को भोजन और संसाधन नहीं मिलेंगे तो कला का अर्थ घट जाता है। अंततः बीरबल ने एक अंतिम प्रयोग सुझाया। हम एक ऐसे प्रश्न पर न्याय कराएंगे जहां सुंदरता और चाल दोनों का मिलन आवश्यक होगा। उन्होंने दरबार के बाहर एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया और सभी से कहा कि जो कलाकार सबसे सुंदर तरंगों के साथ सबसे चतुर कहानी सुना सके वही सफल होगा। रूपलता ने अपने सुंदर पद्य और मुखर गायकों को पेश किया और चालिका ने गांव के बुजुर्गों की लोक कथाएं और चालों को प्रस्तुत किया। जब दोनों प्रस्तुतियां खत्म हुई, अकबर ने कहा, यह स्पष्ट है कि जब सुंदरता और चाल मिलते हैं तो समाज को सबसे अधिक लाभ होता है। सुंदरता लोगों के मनों को जोड़ती है और चाल उन्हें स्थिरता देती है। पर अब अंतिम निर्णायक प्रश्न, यदि किसी को चुनना ही पड़े तो क्या चुनेंगे? रूपलता और चालिका ने एक दूसरे की ओर देखा। रूपलता ने आंखों में नमक लिए कहा, महाराज, मैं अब समझती हूं कि बिना चालाकी के मेरी सुंदरता बेकार है। मेरी सुंदरता लोगों के दिल जीत सकती है, पर उन्हें संभालने की कला होना भी जरूरी है। चालिका ने हाथ जोड़कर कहा, और मैं जान चुकी हूं कि बिना रूप के मेरा व्यवहार लोगों के ध्यान तक पहुंचने में कमजोर पड़ जाता है। थोड़ी सजावट और स्वाभिमान लोगों को जोड़ने में मदद कर सकता है। बीरबल ने मुखरता से कहा, तो क्या हम अब निर्णय पर पहुंच गए?
अकबर ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, मेरा निर्णय ये है, रूप ही सब कुछ नहीं और चाल भी अकेली सब कुछ नहीं। हमें उन गुणों को जोड़कर चलना चाहिए। रूप लोगों के हृदय को छूती है और चाल उन्हें स्थिर रखती है। दोनों का समन्वय ही सच्ची महारानी है। दरबार में तालियां बज उठीं। रूपलता और चालिका दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और जनता ने महसूस किया कि असल जीत तो समझ की है। समाप्ति पर बीरबल ने सबको एक उपदेश दिया। यदि आप किसी एक गुण को सबसे ऊपर रखते हैं तो समाज असंतुलित हो सकता है। रूप चाहे सुंदरता लाए पर उसे चाल की जरूरत है, और चाल चाहे सटीक परिणाम दे पर उसे रूप की संवेदनशीलता की जरूरत है। इसलिए ये कहना श्रेष्ठ होगा कि रूप की रानी या चाल की महारानी। इसका उत्तर यह है कि सच्ची महारानी वही है जो दोनों का संगम कर सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा संतुलन मिलता है। बीरबल ने अपनी चतुर मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, बिना संतुलन के कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। और इस प्रकार अकबर के दरबार ने न केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि एक सामाजिक पाठ भी सिखाया कि जीवन के कई पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और किसी एक गुण का अत्यधिक वर्चस्व नुकसानदेह हो सकता है। रूपलता अपनी शान में लौट गई, पर अब उसके साथ कुछ नया था। वो अधिक विचारशील बन गई थी। चालिका अपने गांव लौटी, पर वहां उसका स्थान और भी बड़ा हो गया, क्योंकि उसने दिखाया कि चालाकी और नम्रता साथ मिलकर चमत्कार कर सकती है। बीरबल, वो फिर से अपनी मजाकिया और विद्वत्तापूर्ण शैली में दरबार का सबसे प्यारा सदस्य बनकर रह गया, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जितनी बुद्धि आवश्यक है उतनी ही संवेदना भी जीवन में जरूरी है। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ ऐसी हल्की सी सरसराहट फैली हुई थी कि लग रहा था हवा भी कोई खबर सुनाने आई है। पत्तों पर ओस की बूंदें जैसे चुपचाप टिकी थी और महल की चमक धमक में कुछ नया चमकने वाला था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा परंपरागत गंभीरता में था, पर आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। बीरबल कुछ चुटकुले कहते हुए अपने आसन पर बैठे थे, पर आज उनकी मुस्कान में भी एक अलग तरह की पैनी चमक थी, ऐसी कि किसी नए खेल की शुरुआत का आभास दे। दरबार में जोश का दूसरा कारण यह भी था कि दूर दूर से सूचनाएं आ रही थी कि किसी नगर से ऐसी सुंदरी आई है जो जितनी सुंदर है उतनी ही चालाक भी मानी जाती है। लोग हंसते हंसते कह रहे थे कि शायद बीरबल को इस बार अपनी बुद्धि पर थोड़ी सख्ती कर लेनी पड़े। दरवाजा खुला और एक सधी सी परतदार चुप्पी के साथ वे पहुंची। उसका नाम चंद्रिका था। चेहरा ऐसा कि जैसे चांद उतर आया हो, और चाल तो ऐसी कि कोई पत्ते की तरह फिसलती हुई रोशनी हो। कपड़े साधारण, पर उस पर सजी हर चीज में एक साधुता की शालीनता थी। उसकी आंखों में तेज था, पर वो तेज दर्पण जैसा नहीं था। वो भीतर की आग थी जो आंखों से बाहर झरझर कर नहीं आती थी, पर किसी भी पल असली रंग दिखा सकती थी। महल के दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सर हिलाने लगे। कईयों की आंखों में प्रशंसा, कईयों की निगाह में हल्की जलन, और कुछ के चेहरे पर यह सम्मान भी था कि इतनी खास मेहमान हमारे अकबर के दरबार में आई है। चंद्रिका ने पात की कुछ दूरी पर आकर छोटे से नमन किया और बोली, महाराज, मैं अपने राज्य की ओर से शांति और सहयोग की भावना के साथ आई हूं, पर मेरे साथ एक चुनौती भी है। कहते हैं कि अकबर के दरबार में जितनी बुद्धि है उतनी ही शरारत भी। मैंने सुना है कि यहाँ की बातें लोगों के रंग ढंग को बदल देती है। मैं चाहती हूं कि आज मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपनी चालाकी से कुछ दिखाऊं, पर मेरा मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य को परखना है। उसकी संजीदगी में कोई दिखावा नहीं था, और उसकी चाल में आत्मविश्वास ऐसा था कि लगे वो किसी जटिल खेल की शुरुआत कर रही हो। अकबर मुस्कुराए और बोले, चंद्रिका, तुम हमारे दरबार में सुस्त नहीं आएगी तो इसे क्या कहा जाए? बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए कहा, महाराज, सुंदरी और चालाकी का मेल कभी कभी खतरे से कम नहीं होता, पर क्या खतरा ही
हर बार बुरा है। हम देखेंगे कि उसकी चाल किस दिशा में है, उपकार या छल। मैं चाहता हूं कि वो अपनी चाल सिर्फ शब्दों में न दिखाए, बल्कि किसी व्यवहारित परीक्षा में दिखाए। अकबर ने आदेश दिया कि चंद्रिका को दरबार में मन मन से परखा जाए, पर परख कुछ अनोखी होगी, बीरबल के अंदाज की परख। चंद्रिका ने बिना घबराए स्वीकार किया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, पर आंखें गंभीर थी, जैसे कोई खेल उसके लिए सिर्फ जीत हार का न होकर सीखने का माध्यम भी हो। बीरबल ने कहा, हम आज तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजारेंगे, पर ध्यान रहे, ये परीक्षा शुद्ध बुद्धि नहीं, विवेक, हृदय और तेज सोच का मेल होंगी। चंद्रिका ने सिर हिलाया और अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। पहले ही परीक्षा के पहले कदम पर बीरबल ने दरबार में एक पुराने सिपाही के आने का आदेश दिया। वो सिपाही झुर्रियों भरा, थका मानो दुनिया के बोझ से, और आंखों में कुछ ऐसा था कि उसकी कहानी अनकही सी रही। बीरबल ने सिपाही से कहा, तुमने हमारे लिए एक कहानी और एक टोकरी भेंट की है। तुम्हें इन वस्तुओं का इस्तेमाल करके चंद्रिका को परखना है। वो ये बताए कि वह किसे पहले मदद करेगी और क्यों। ये परीक्षा दिखावे के खिलाफ नहीं, बल्कि वास्तविक संवेदना की पहचान के बारे में है। सिपाही ने आग्रह किया कि जो भी हो वो शान और मर्यादा में हो। चंद्रिका निकट आई और सिपाही के हाथ से टोकरी ली, जिसमें एक कपड़ा, कुछ सूखे मेवे और एक छोटी सी घड़ी थी। आसान सी चीजें, पर बीरबल की मंशा में कहीं और गहराई थी। पहली परीक्षा में चंद्रिका ने टोकरी के सामान को देखा और कहा, यह सब सामान दिखता है, पर इन वस्तुओं की कीमत तात्कालिक नहीं है, वे स्मृति है। मैं सबसे पहले घड़ी को देखती हूं, क्योंकि समय का बोध सबसे जरूरी है। जो भी संकट हो, समय समझ कर दी हुई मदद ही टिकेगी। उसने घड़ी हाथ में ली, उसे देखा और थोड़ा सुनहरा सा मुस्कुराकर बोली, इस घड़ी को किसी बूढ़े व्यक्ति को दूंगी जो समय की कदर समझता हो। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पर तुमने अधिक मेहनत क्यों नहीं की? क्यों मेवों को पहले नहीं चुना? चंद्रिका ने कहा, भोजन जरूरी है, पर घड़ी से ज्यादा स्थायी कुछ नहीं। समय की कद्र करने वाला उस भोजन को भी सहेज लेता है। पर मैं ये भी चाहती हूं कि मेरे निर्णय में किसी तरह की शोभा या दिखावा न हो। मैं सिपाही से पूछूंगी कि वह किसे सबसे जरूरतमंद समझता है। सिपाही की आंखों में एक आंसू आया। वो बोला, मेरे गांव में एक वृद्धनी है जो अकेली रहती है, और समय समय पर उसकी घड़ी की सुइयां टूट जाती है, जिससे उसे दवा और समय के हिसाब से खाना नहीं मिल पाता। चंद्रिका ने घड़ी वही दे दी। उसकी चालाकी यहां दिखी। उसने दिखावा नहीं किया, बल्कि दी हुई वस्तु का वास्तविक उपयोग समझा था। बीरबल ने बाकी की टोकरी का वितरण भी करवाया और कहा, पहला सबक, सुंदरता उपयोगी हो सकती है, पर चालाकी में निहित संवेदनशीलता और वास्तविकता को समझना ही असली बुद्धि है। दूसरी परीक्षा में बीरबल ने दरबार के कुछ कलाकारों और संगीतकारों को बुलाया। वे सभी भव्य पोशाकों में बैठे थे और उनकी वाद्य यंत्रों की धुनें महल में गूंज रही थी। बीरबल ने कहा, अब हम ये देखेंगे कि चंद्रिका अपनी सुंदरता और चालाकी का उपयोग किस तरह से करती है, जब उसे तत्काल जनता का मन मोहना हो। यहां बीरबल ने शर्त रखी, चंद्रिका को एक कठिन प्रश्न के साथ एक कहानी सुनानी होगी, जिसका समाधान संगीत के माध्यम से करना होगा। चंद्रिका ने मंच पर आकर कहा, मैं लोगों का मन मोहना जानती हूं, पर मेरे लिए यह जरूरी है कि मोहन का अर्थ सिर्फ सुखदायी भाव न रहे, बल्कि वो संदेश दे जो लोगों के लाभ का हो। उसने संगीतकारों से विनक पूछकर उनके हाथों की ताल पर अपनी कहानी गुनगुनाई। कहानी एक ऐसी कन्या की थी जिसने अपनी सुंदरता से लोगों को प्रिय बनाया, पर उसने वो सारी समृद्धि गांव में बांट दी और लोगों के जीवन को बेहतर किया। उसकी आवाज में जो भाव थे, वे सिर्फ दिखावे के नहीं थे। वे उस अनुभव से आए थे कि सुंदरता को यदि समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वो समाज को आगे ले जाती है। लोग रुके, कुछ के चेहरे आंसू से नहाए, कुछ में गर्व का भाव आया। बीरबल ने कहा, यह दूसरा सबक है,
सुंदरता का प्रयोग तभी बड़ा बनता है जब उसे सही दिशा मिलती है। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा में बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर दरबार के कुछ मजबूत लोगों को बुलाया। कुछ व्यापारी, कुछ अमीर जमींदार और एक दो घुमकर धुरंधर। बीरबल ने कहा, अब हम एक ऐसी परीक्षा लगाएंगे जो चाल की असली कसौटी है, न कि सिर्फ किसी फन का प्रदर्शन। ये परीक्षा ये बताएगी कि चंद्रिका अपनी चालाकी का इस्तेमाल कब न्याय की ओर कर रही है और कब स्वार्थ की ओर। हम एक मानहानि के केस का नाटक रचेंगे। एक निर्धन परिवार पर किसी अमीर ने झूठा आरोप लगा दिया है और उन्हें निर्वासन के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। चंद्रिका को निर्णय लेना होगा, क्या वह दिखावे से अमीर का पक्ष लेगी या चालाकी दिखाकर सत्य स्थापित करेगी। यह परीक्षा दरबार में एक संजीदगी ला दी। चंद्रिका ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे धीरे बोली, अदालत का काम कपड़ों के रंग से नहीं, कार्यों से है। यदि मुझे सत्य मिलाना है तो मैं चालाकी के हर अंश का उपयोग करूंगी, पर बिना किसी का अपमान किए। उसने शुरुआत की। सबसे पहले उसने अमीर की नौकरानी से बात की और उसकी आदतों का निरीक्षण किया। फिर वो घर घर जाकर गरीब के बच्चों से पूछने लगी, लोगों से संकेत जुटाती रही कि किसने क्या देखा। उसके पास शब्दों का चतुर उपयोग था। वो कभी घुमावदार सवाल पूछती, कभी सीधा, पर हर बार उसके सवालों में ऐसी सूझ थी कि लोग अपनी आत्म गुंजाइश खोल देते। कुछ समय बाद उसने अमीर के खजाने में रखी एक साड़ी की चमक और गरीब की झोली में छोड़े गए पुराने दागों के मिलान को देखकर ऐसा संकेत पकड़ लिया जो सबको चौंका गया। वो साड़ी वही थी जो अमीर की पत्नी कह रही थी कि वो खो गई थी, पर अब उसी साड़ी के कुछ रेशे गरीब के घर के बर्तन में फंसे मिले। चंद्रिका ने ये विवरण अकबर के सामने रखा और कहा, यह संकेत बताता है कि झूठ वही बोल रहा था जो लालची था, पर हमें प्रमाण चाहिए। बीरबल ने चुप्पी से उसकी चाल की तारीफ की और कहा, चंद्रिका ने अपने रूप का उपयोग लोगों का विश्वास जीतने में किया और अपनी चाल का उपयोग सत्य निकालने में। अकबर ने निर्णय सुनाया, गरीब निर्दोष निकला और अमीर को शांतचित्त होकर अपना व्यवहार सुधरना पड़ा। कोर्ट ने देखा कि जीत सिर्फ बुद्धि की नहीं थी, वो चालाकी थी जो न्याय की ओर मोड़ी गई थी। इन परीक्षाओं के बाद बीरबल ने एक छोटा सा खेल और लगाया। उन्होंने दरबार के सामने एक लोहे का दर्पण लगाया जो देखकर साधारण दिखता था, पर उसमें एक सूक्ष्म दरार थी। बीरबल ने कहा, यह दर्पण सिर्फ सुंदरता दिखाता है, पर दरार उस सुंदरता के भीतर छिपे दर्द को दिखाती है। चंद्रिका, तुम बताओ, क्या हमें इन दर्पणों को तोड़ देना चाहिए ताकि लोग और सुंदर दिखें, या उन्हें सिखाया जाए कि सच को स्वीकार करके उसे ठीक करना ही बुद्धिमानी है? चंद्रिका ने आंखें झुकाई और कहा, दर्पण खुद दोषी नहीं है, वो तो वह दिखाता है जो हम हैं। हमें दर्पण को तोड़ने से पहले उसे साफ करना चाहिए, फिर उसकी दरार को पाटने का उपाय करना चाहिए। ठीक उसी तरह कि समाज को दिखावे से नहीं बल्कि इलाज से संभालना चाहिए। बीरबल ने आंसू सी मुस्कान ली। इसी को कहते हैं चालाकी और सुंदरता का संयोजन। अकबर ने खड़े होकर चंद्रिका का अभिनंदन किया और कहा, तुमने हमारे दरबार को न केवल चौंकाया बल्कि एक पैमाना भी दिखाया। सुंदरता जब चाल के साथ मिलती है तो वो समाज के लिए वरदान बन जाती है। चंद्रिका ने महल में कुछ दिन और बिताए। उसने न केवल बीरबल की बुद्धि को चुनौती दी, बल्कि उसने दरबार की कुछ दरारों को भी मसवाड़ा, कुछ भेद खुलवाए, कुछ झूठ बेनकाब किए और कई बार लोगों के दिलों में नई संवेदना भर दी। कुछ दरबारियों ने उसे दोस्त मान लिया और कुछ ने, जिसकी कभी धार नहीं थी, उसे अपना दुश्मन भी मान लिया। पर उसने कभी अपनी चाल में हाथ नहीं हिलाया। वो वही थी जो पहले आई थी, तेज, समझदार और सबको अपनी चमक से बांधने वाली। जब उसने विदा लेने का निश्चय किया तो अकबर ने उसे एक वरदान दिया, चंद्रिका, तुम अपने राज्य लौटों पर जान लो कि तुम्हारी चालाकी किसी के दिल को दुख पहुंचाए बिना सत्य खोजे, यही तुम्हारी असली विजय है। और यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी चाल का इस्तेमाल किसी ने गलत राह पकड़ी है तो वापस आकर बता देना,
हम साथ मिलकर उसे सुधारेंगे। चंद्रिका ने शीश झुकाकर कहा, महाराज, यही मेरी मंशा है। मैंने यहां न केवल अपनी चाल को परखा, बल्कि मैंने सीखा कि सुंदरता की अहमियत तभी है जब वो किसी काम की हो। उसने बीरबल की ओर देखा और एक नम्र मुस्कान दी। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, तुमने मुझे चौंकाया, पर मैं खुश हूं कि मेरी चतुराई भी तुम्हारी चतुराई के सामने परखी गई। और महल में सबने तालियां बजाई, न केवल चंद्रिका की बुद्धि और सुंदरता के लिए, बल्कि उस संतुलन के लिए जो उसने दिखाया कि चालाकी और सुंदरता साथ चले तो समाज सच में समृद्ध हो सकता है। वापस लौटते समय चंद्रिका के साथ कुछ उपहार और अनुभव भी गए। उसने अपने गांव के लिए कुछ दान छोड़े, पर बीरबल ने कहा, सबका दान काम नहीं आता। असली दान वह है जो ज्ञान का हो। चंद्रिका ने गांव में जाकर बीरबल की बातों को अमल में लाया। उसने अपने खानदान की रूढ़ियों को चुनौती दी, अपनी सुंदरता को शिक्षा के प्रचार में लगाया और चालाकी से गांव के बीहड़ समस्याओं को हल किया। कुछ वर्षों बाद गांव में पढ़ावसा आ गया। लोगों के चेहरे में आत्मविश्वास और आंखों में चमक दिखी। वो चमक उस दिन की थी जब एक चालाक सुंदरी ने अकबर के दरबार में दिखाकर सबको सिखाया था कि सुंदरता का असली अर्थ क्या है। और बीरबल, वे फिर भी वही रहे, वो बदले नहीं। पर उनकी मुस्कान में अब एक और परत जुड़ गई थी, एक चटकार जो कहती थी कि दुनिया में कई बार सुंदरता हमें चकमा दे सकती है, पर यदि उसकी चालाकी नेक रूह से सज्जित हो तो वही सुंदरता समाज के लिए प्रकाश बन जाती है। अकबर ने अक्सर उस दिन को याद किया जब चंद्रिका आई थी और बीरबल ने 3 परीक्षाएं रची थी। वो दिन दरबार के लिए एक पाठ बन गया। लोग कहने लगे, अकबर के दरबार में आई सबसे चालाक सुंदरी ने हमें याद दिलाया कि चालाकी और सुंदरता के मिलन से बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति निकल सकती है। और इस तरह चंद्रिका की कहानी वर्षों तक लोगों के बीच घूमती रही, नित्य नए रूपों में, पर हमेशा वही संदेश लिए कि चालाकी का सही उपयोग ही काबिल-ए-याद होता है। लिए ये जरूरी है कि मोहन का अर्थ सिर्फ सुखदायी भाव न रहे, बल्कि वो संदेश दे जो लोगों के लाभ का हो। उसने संगीतकारों से विनक पूछकर उनके हाथों की ताल पर अपनी कहानी गुनगुनाई। कहानी एक ऐसी कन्या की थी जिसने अपनी सुंदरता से लोगों को प्रिय बनाया, पर उसने वो सारी समृद्धि गांव में बांट दी और लोगों के जीवन को बेहतर किया। उसकी आवाज में जो भाव थे वे सिर्फ दिखावे के नहीं थे, वे उस अनुभव से आए थे कि सुंदरता को यदि समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वो समाज को आगे ले जाती है। लोग रुके, कुछ के चेहरे आंसू से नहाए, कुछ में गर्व का भाव आया। बीरबल ने कहा, यह दूसरा सबक है, सुंदरता का प्रयोग तभी बड़ा बनता है जब उसे सही दिशा मिलती है। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा में बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर दरबार के कुछ मजबूत लोगों को बुलाया, कुछ व्यापारी, कुछ अमीर जमींदार और 1-2 घुमकर धुरंधर। बीरबल ने कहा, अब हम एक ऐसी परीक्षा लगाएंगे जो चाल की असली कसौटी है, न कि सिर्फ किसी फन का प्रदर्शन। ये परीक्षा ये बताएगी कि चंद्रिका अपनी चालाकी का इस्तेमाल कब न्याय की ओर कर रही है और कब स्वार्थ की ओर। हम एक मानहानि के केस का नाटक रचेंगे। एक निर्धन परिवार पर किसी अमीर ने झूठा आरोप लगा दिया है और उन्हें निर्वासन के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। चंद्रिका को निर्णय लेना होगा, क्या वह दिखावे से अमीर का पक्ष लेगी या चालाकी दिखाकर सत्य स्थापित करेगी। ये परीक्षा दरबार में एक संजीदगी ला दी। चंद्रिका ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे धीरे बोली, अदालत का काम कपड़ों के रंग से नहीं, कार्यों से है। यदि मुझे सत्य मिलाना है तो मैं चालाकी के हर अंश का उपयोग करूंगी, पर बिना किसी का अपमान किए। उसने शुरुआत की। सबसे पहले उसने अमीर की नौकरानी से बात की और उसकी आदतों का निरीक्षण किया। फिर वो घर घर जाकर गरीब के बच्चों से पूछने लगी, लोगों से संकेत जुटाती रही कि किसने क्या देखा। उसके पास शब्दों का चतुर उपयोग था। वो कभी घुमावदार सवाल पूछती, कभी सीधा, पर हर बार उसके सवालों में ऐसी सूझ थी कि लोग अपनी आत्म गुंजाइश खोल देते।
कुछ समय बाद उसने अमीर के खजाने में रखी एक साड़ी की चमक और गरीब की झोली में छोड़े गए पुराने दागों के मिलान को देखकर ऐसा संकेत पकड़ लिया जो सबको चौंका गया। वो साड़ी वही थी जो अमीर की पत्नी कह रही थी कि वो खो गई थी, पर अब उसी साड़ी के कुछ रेशे गरीब के घर के बर्तन में फंसे मिले। चंद्रिका ने ये विवरण अकबर के सामने रखा और कहा, यह संकेत बताता है कि झूठ वही बोल रहा था जो लालची था, पर हमें प्रमाण चाहिए। बीरबल ने चुप्पी से उसकी चाल की तारीफ की और कहा, चंद्रिका ने अपने रूप का उपयोग लोगों का विश्वास जीतने में किया और अपनी चाल का उपयोग सत्य निकालने में। अकबर ने निर्णय सुनाया, गरीब निर्दोष निकला और अमीर को शांत चित्त होकर अपना व्यवहार सुधरना पड़ा। कोर्ट ने देखा कि जीत सिर्फ बुद्धि की नहीं थी, वो चालाकी थी जो न्याय की ओर मोड़ी गई थी। इन परीक्षाओं के बाद बीरबल ने एक छोटा सा खेल और लगाया। उन्होंने दरबार के सामने एक लोहे का दर्पण लगाया जो देखकर साधारण दिखता था, पर उसमें एक सूक्ष्म दरार थी। बीरबल ने कहा, यह दर्पण सिर्फ सुंदरता दिखाता है, पर दरार उस सुंदरता के भीतर छिपे दर्द को दिखाती है। चंद्रिका, तुम बताओ, क्या हमें इन दर्पणों को तोड़ देना चाहिए ताकि लोग और सुंदर दिखें, या उन्हें सिखाया जाए कि सच को स्वीकार करके उसे ठीक करना ही बुद्धिमानी है? चंद्रिका ने आंखें झुकाई और कहा, दर्पण खुद दोषी नहीं है, वो तो वह दिखाता है जो हम हैं। हमें दर्पण को तोड़ने से पहले उसे साफ करना चाहिए, फिर उसकी दरार को पाटने का उपाय करना चाहिए। ठीक उसी तरह कि समाज को दिखावे से नहीं बल्कि इलाज से संभालना चाहिए। बीरबल ने आंसू सी मुस्कान ली। इसी को कहते हैं चालाकी और सुंदरता का संयोजन। अकबर ने खड़े होकर चंद्रिका का अभिनंदन किया और कहा, तुमने हमारे दरबार को न केवल चौंकाया बल्कि एक पैमाना भी दिखाया। सुंदरता जब चाल के साथ मिलती है तो वो समाज के लिए वरदान बन जाती है। चंद्रिका ने महल में कुछ दिन और बिताए। उसने न केवल बीरबल की बुद्धि को चुनौती दी, बल्कि उसने दरबार की कुछ दरारों को भी मसवाड़ा, कुछ भेद खुलवाए, कुछ झूठ बेनकाब किए और कई बार लोगों के दिलों में नई संवेदना भर दी। कुछ दरबारियों ने उसे दोस्त मान लिया और कुछ ने, जिसकी कभी धार नहीं थी, उसे अपना दुश्मन भी मान लिया। पर उसने कभी अपनी चाल में हाथ नहीं हिलाया। वो वही थी जो पहले आई थी, तेज, समझदार और सबको अपनी चमक से बांधने वाली। जब उसने विदा लेने का निश्चय किया तो अकबर ने उसे एक वरदान दिया, चंद्रिका, तुम अपने राज्य लौटों पर जान लो कि तुम्हारी चालाकी किसी के दिल को दुख पहुंचाए बिना सत्य खोजे, यही तुम्हारी असली विजय है। और यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी चाल का इस्तेमाल किसी ने गलत राह पकड़ी है तो वापस आकर बता देना, हम साथ मिलकर उसे सुधारेंगे। चंद्रिका ने शीश झुकाकर कहा, महाराज, यही मेरी मंशा है। मैंने यहां न केवल अपनी चाल को परखा, बल्कि मैंने सीखा कि सुंदरता की अहमियत तभी है जब वो किसी काम की हो। उसने बीरबल की ओर देखा और एक नम्र मुस्कान दी। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, तुमने मुझे चौंकाया, पर मैं खुश हूं कि मेरी चतुराई भी तुम्हारी चतुराई के सामने परखी गई। और महल में सबने तालियां बजाई, न केवल चंद्रिका की बुद्धि और सुंदरता के लिए, बल्कि उस संतुलन के लिए जो उसने दिखाया कि चालाकी और सुंदरता साथ चलें तो समाज सच में समृद्ध हो सकता है। वापस लौटते समय चंद्रिका के साथ कुछ उपहार और अनुभव भी गए। उसने अपने गांव के लिए कुछ दान छोड़े, पर बीरबल ने कहा, सबका दान काम नहीं आता, असली दान वह है जो ज्ञान का हो। चंद्रिका ने गांव में जाकर बीरबल की बातों को अमल में लाया। उसने अपने खानदान की रूढ़ियों को चुनौती दी, अपनी सुंदरता को शिक्षा के प्रचार में लगाया और चालाकी से गांव के बीहड़ समस्याओं को हल किया। कुछ वर्षों बाद गांव में पढ़ावसा आ गया। लोगों के चेहरे में आत्मविश्वास और आंखों में चमक दिखी। वो चमक उस दिन की थी जब एक चालाक सुंदरी ने अकबर के दरबार में दिखाकर सबको सिखाया था कि सुंदरता का असली अर्थ क्या है। और बीरबल, वे फिर भी वही रहे, वो बदले नहीं। पर उनकी मुस्कान में अब एक और परत जुड़ गई थी, एक चटकार जो कहती थी,
कि दुनिया में कई बार सुंदरता हमें चकमा दे सकती है, पर यदि उसकी चालाकी नेक रूह से सज्जित हो तो वही सुंदरता समाज के लिए प्रकाश बन जाती है। अकबर ने अक्सर उस दिन को याद किया जब चंद्रिका आई थी और बीरबल ने 3 परीक्षाएं रची थी। वो दिन दरबार के लिए एक पाठ बन गया। लोग कहने लगे, अकबर के दरबार में आई सबसे चालाक सुंदरी ने हमें याद दिलाया कि चालाकी और सुंदरता के मिलन से बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति निकल सकती है। और इस तरह चंद्रिका की कहानी वर्षों तक लोगों के बीच घूमती रही, नित्य नए रूपों में, पर हमेशा वही संदेश लिए कि चालाकी का सही उपयोग ही काबिल-ए-याद होता है। अकबर के दरबार में उस सर्दियों की एक खाली दफ्तर सी सुबह थी। सूर्य की धीमी रोशनी दिल्ली की धुंध से झांक रही थी और महल के आंगन में हल्की हल्की सरसराहट के साथ सेव, जामुन और गूलर के पेड़ अपने पत्तों को मुंह छुपाकर बैठे थे। आज दरबार में कुछ अलग सन्नाटा था। मुगल दरबार की उसी चहल पहल से परे एक अजीब सी प्रत्याशा, जैसे कोई बात होने वाली हो। दरबार के चौखटे से सेतु बंधन की तरह सज-धज कर आए दरबारी सिकंदर सा घूर कर बैठा एक एक नजर देख रहा था, और बीरबल अपनी जगह पर शांत पर जिज्ञासु आंखों के साथ बैठे थे। अकबर उस दिन थोड़ी सुस्ती में थे। साथीपन तो हमेशा से था, पर आज वे किसी अनजाने भ्रम में खोए हुए से दिखते थे। तभी दरवाजा खुला और महल के सेवक का हाथ थरथराकर किसी पैकेज की तरह आया। 3 बहनें तमाम चमक धमक के बिना, सादी वेशभूषा में, पर उनकी आंखों में आत्मविश्वास ऐसा कि लगता था वे किसी बड़े काम के लिए पृथ्वी पर आई हों। उनकी उम्र भिन्न भिन्न थी, बड़ी 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 सी दिखती थी, मध्यम सी एक, और सबसे छोटी बालों से चंचल, सीधी सादी। तीनों का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता मगर व्यक्तित्व अलग था। बड़ी बहन में गंभीरता, बीच वाली में चतुराई और छोटी में हंसी की चमक। महल के लोग सोचने लगे, ये कौन होंगी? अकबर ने अपनी आवाज धीमी पर आदेशात्मक निकाली। बताओ किनकी है, क्या मांग है? तीनों बहनों ने बिना घबराए कदम बढ़ाया और बड़े सम्मान के साथ अकबर के सामने नतमस्तक हुई। अकबर की आंखों में उत्सुकता आई। बीरबल ने वही शरारती मुस्कान दे दी जो हमेशा किसी उलझे प्रश्न की शुरुआत करती थी। बड़ी बहन ने आवाज उठाई, पर उसकी आवाज में ठहराव और दृढ़ता थी। बादशाह, हम 3 बहनें हैं, सुकृति, सुभद्रा और सानवी। हम दूर से आई हैं। हमारा गांव एक ऐसी पहेली भेज रहा है जिसका हल हमारे गांव के पुराने ग्रंथ में लिखा है। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पहेली का सही हल दे दे वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। हमारा गांव चाहता है कि आप, जिनकी ख्याति दूर दूर तक है, और आपके दरबार के बुद्धिमान, आपके सामने हम ये चुनौती रखें। यदि आप हमें सही उत्तर दे दें तो हम अपने गांव की शान समझकर लौटेंगे, और यदि नहीं दे पाए तो हम अपने गांव का निर्णय मानेंगे। उनकी आवाज में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, सिर्फ गरिमा और पारिवारिक गूंज थी। दरबार में कुछ उत्सुकता पसर गई। अकबर ने पूछा, ये पहेली क्या है? सबसे छोटी सानवी ने, जिसकी आंखों में मासूमियत के साथ जिज्ञासा भी चमक रही थी, कहा, ये पहेली हमारे दादी ने हमें सुनाई थी। वो कहती थी, एक घर में 3 आवाजें हैं। एक बोलती है पर कभी नहीं झूठ बोलती, दूसरी बोलती है पर कभी सच्चाई नहीं बताती, तीसरी बोलती है और कभी कभी सच्चाई तो कभी झूठ। प्रभु, बताओ कि ये तीनों कौन है और कौन सी आवाज किसने कहा? तीनों बहनों ने आशा की दृष्टि से अकबर और बीरबल की तरफ देखा। दरबार में चुप्पी छा गई। ये केवल एक पहेली नहीं थी। किसी लोक कथा की तरह प्रतीत होने वाली ये पहेली 20 तरह के अर्थ खोल सकती थी। अकबर मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए कहा, निस्संदेह ये प्रश्न प्रतीकात्मक है। मेहरबानी करके इसे सुना जाए तो इसका अर्थ निकलेगा। उन्होंने तीनों बहनों से आग्रह किया कि वे गांव की पूरी बात सुनाएं। सुकृति ने आगे आकर बताना शुरू किया, हमारे गांव में एक पुराना कुआं है
और उसी कुएं के पास एक छोटी सी हवेली है जो वर्षों से सुनसान पड़ी है। हमारे पूर्वज कहते थे कि उसी हवेली में 3 चीजें रहती। एक संदूक जिसमें वो सच लिखी थी जो लोग अक्सर नहीं देख पाते थे। दूसरा एक दर्पण जो केवल इंद्रियों को दिखाता पर आत्मा की सच्चाई नहीं। और तीसरी एक पख्तसा तख्ती जिस पर कभी लिखा हुआ सत्य कभी झूठ हो सकता है। ये तीनों किसी रहस्य की तरह पहरा देते थे। हमारे दादी ने इन्हीं के बारे में ये पहेली कही। वे कहती थी कि जो 3 आवाजें हैं, एक ऐसी है जो सही बोलती है पर वो मुंह से नहीं, दूसरी है जो हर बार झूठ बोलती है, तीसरी है जो मिलीजुली बात करती है। गांव में लोग कहते हैं कि इन्हें समझने के लिए बुद्धि के साथ साथ हृदय की भी जरूरत है, इसलिए हम आपकी अदालत में आए हैं। उनकी आंखों में गांव की सादगी और शहर की चमक का मेल नजर आया। अकबर ने दरबार की ओर देखा और दरबारियों की आंखों में भूख सी चमकी, कुछ दांतों के नीचे छुपी हुई मुस्कान, कुछ माथे पर उलझन के निशान। बीरबल मदिरा के प्यालों को भापते हुए बोले, ये साहसिक है। कोई प्रश्न केवल बुद्धि से हल न हो, इसमें नैतिकता और अनुभूति भी शामिल है। बीरबल ने फिर सवाल को शब्दों में संक्षेप किया। 3 आवाजें, एक जो बोलती है पर झूठ नहीं कहती, एक जो बोलती है और सच्चाई नहीं बताती, और तीसरी जो मिले जुले शब्द बोलती है। बताओ ये कौन कौन सी है? आने वाली घंटियों की खनक सा माहौल में था, जैसे हर शब्द पर दरबार ने सांस थाम ली हो। कुछ दरबारी ज्ञान के जाल में फंसकर बोल पड़े। वन्य जीव, नदी और मौसम जैसी तुलना कर रहे थे। किसी ने कह दिया कि पहली आवाज सबों के भीतर का हृदय है, दूसरी मानव की वाणी और तीसरी प्राचीन परंपरा। पर बीरबल ने केवल एक बार सिर हिलाया और मुस्कुराए बिना कहा, अगर मैं ये उत्तर दूंगा तो गांव के प्रति असत्यमयी होना ठीक नहीं, परंतु मैं कोशिश करता हूं। अकबर ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। बीरबल ने धीमी स्पष्ट वाणी में कहा, पहली आवाज वह है जो बोलती है पर झूठ नहीं बोलती। ये मनुष्य का कर्म है। कर्म बोलते हैं, दिखाते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरी आवाज जो बोलती है पर सच्चाई नहीं बताती, वो है वाणी, जो कभी कभी कपटी हो सकती है। और तीसरी जो मिले जुले बोलती है, वो इंसान का विवेक है, जो सच्चाई और असत्य के बीच झूलता है। दरबार में हल्की चर्चा हुई। कुछ ने सहमति जताई, कुछ ने विरोध किया। तीनों बहनों की आंखों में उदासी की झलक आई, जैसे उन्हें वही जवाब चाहिए नहीं था। सुकृति ने धीमे स्वर में कहा, यह उत्तर सुंदर है, पर हमारे दादी के अनुसार यह प्रश्न और भी गहराई में गया है। वे कहती थी, जो एक आवाज बोलती पर कभी नहीं झूठ बोलती, वो शब्दों में हो या ना हो, पर उसकी पहचान वक्त बताता है। जो दूसरी हर बार झूठ बोलती, वो दिखने में सरल पर चालाक है। और तीसरी जो कभी सत्य बताती है कभी झूठ, उसे समझने के लिए वो स्वयं को देखता है। क्या इसी को आप समझते हैं? सानवी ने कुछ झिझक कर सवाल पूछा। और क्या यह भी संभव है कि तीसरी आवाज कोई वस्तु हो, जैसे हमने बताया था, तख्ती, दर्पण और संदूक? उनकी आवाज में अजीब सी आशा थी कि बीरबल किसी व्याख्यान से परे जाकर उन्हें वास्तविक उत्तर दे। अकबर लगभग हंस पड़े। बीरबल, मुझे तो लगता है ये सरल नहीं है। हमारे दरबार में बड़े बड़े विद्वान आते हैं, पर हर बार कुछ नया ही सुनने को मिलता है। बीरबल ने नजरों से इशारा किया कि वे तीनों बहनों को थोड़ा करीब बुलाए। वे पास आकर बैठीं और बीरबल ने उन तीनों की आंखों में देखा, जैसे किसी नदी के पानी में प्रतिबिंब खोजा जा रहा हो। तुम्हारे गांव की दादी बुद्धिमान लगती है, बीरबल ने कहा। शायद ये पहेली केवल प्रश्न नहीं, ये परीक्षा है कि कोई व्यक्ति सतही उत्तर लेकर चला जाए या फिर गहराई में उतर कर देखे कि असल में आवाजें क्या कह रही है। बीरबल ने फिर सबको एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने तुरंत अनुमति दी, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल की कहानियां अक्सर तर्क के साथ हृदय की पट्टियां खोल देती थी। बीरबल बोले, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे 3 घर थे। पहले घर में एक दंपति थे जो हमेशा सच बोलते थे। वे जो करते थे वही कहते थे। दूसरे घर में रहने वाला व्यक्ति बड़ा चालाक था।
वो हमेशा ऐसे शब्द बोलता जो सुनने में मीठे थे पर सच का पर्दा रखते थे। तीसरे घर में एक कलाकार रहता था, जिसकी भाषा कभी कभी सच को छिड़क देती, कभी झूठ के पर्दे में छुप जाती। एक दिन नदी ने बाढ़ आकर तीनों घरों के सामने एक ही प्रश्न रखा, किसे आप अपनी दुकान की चाबी देंगे? पहले दंपति ने कहा कि हमें अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा है। दूसरे ने कहा कि मैं अपनी दुकान खोलकर अधिक धन कमाऊंगा और तुम्हें लूटने वालों से बचा दूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा और तुम्हारी यादों को संजो कर रखूंगा। कुछ ही समय में सत्य सामने आ गया। पहले की मेहनत टिक गई, दूसरे का धोखा पकड़ा गया और तीसरे ने अपने शब्दों से सबका दिल जीत लिया पर दुकान गिर गई। बीरबल ने यहां रुका और सबकी झुकी हुई आंखों में देखा। अब सवाल यह है, कौन सी आवाज सच बोलती है, कौन झूठ और कौन मिला जुला? बीरबल की कथा ने दरबारियों के मन में उलझन छोड़ी, पर वही एक लड़की सानवी उठकर बोली, बीरबल जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर क्या इसका जवाब हमें वास्तविक वस्तुओं से जोड़कर नहीं दिया जा सकता? हमारे दादी ने लिखा है कि पहले की आवाज वो संदूक है जिसमें सच्चाई पड़ी रहती है, दूसरी आवाज तख्ती है जिस पर कभी कभी झूठ लिखा रहता है, और तीसरी का दर्पण वह दिखता है जो सच्चाई भी बताता है और छुपाता भी है। क्या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है? बीरबल ने उसकी बात की सराहना की, पर आंखों में एक और जिज्ञासा की चमक थी। सानवी प्रतीक और वस्तु दोनों है, पर असल सवाल यह है कि क्या आवाजें स्वयं बोलती हैं या हम उन्हें बोलने का अधिकार देते हैं? क्या संदूक कभी बोलता है या वह अपने अंदर रखे शब्दों से बोलता है? क्या दर्पण सच बोलता है या वही सच है जिसे देखने वाला मानता है? यहां हमारी समझ और हमारे निर्णय महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें एक हल बताता हूं, पर ध्यान रहे, यह हल केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं, संवेदना की भी परीक्षा है। अकबर और दरबार ने उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देखा। बीरबल ने कहा, पहली आवाज वो जो बोलती है पर कभी झूठ नहीं बोलती, वो है आत्मा का चिन्हित कर्म, जो हाथ से दिखाई देता है परंतु उसकी असली भाषा नजरों से पढ़ी जाती है। वो हाथों की उंगलियां हैं जो जोड़े गए कार्यों का प्रमाण देती है, पर प्रतीकात्मक रूप से मैं इसे सत्य का पहरा कहूंगा। वो वस्तु जो अपने अंदर सच्ची चीजों को रखकर उन्हें कह देती है। हमारे गांव की दादी ने जो संदूक बताया वो सच को धारण करता है, पर संदूक स्वयं बोलता नहीं, वो साक्ष्य है। दूसरी आवाज जो हमेशा झूठ बोलती है, वो हमारे समाज की सूचनाएं हैं जो केवल दिखावे के लिए होती है। तख्ती जो कभी कभी झूठ कहती है। तीसरी जो कभी सच कभी झूठ, वो है मानव की भाषा, दर्पण, जो सामने आते ही सच उजागर भी करता और कभी कभी आंखों से छुपा भी लेता है। बीरबल ने शब्दों को इस तरह पिरोया कि हर श्रोता की समझ में सरलता से उतर गया, पर तीनों बहनें कुछ असंतुष्ट नजर आई, जैसे कि उन्हें कोई और अर्थ चाहिए था। सुकृति ने धीरे से पूछा, लेकिन हमारे दादी कहती थी कि तीनों का एक नाम है और वही नाम गांव के लोगों के लिए सम्मान का कारण है। क्या वो नाम कोई वस्तुगत नाम है या किसी गुण का? बीरबल ने आंखें बंद कर ली, मानो किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। उन्होंने कहा, नाम कई तरह के होते हैं। कोई वस्तु का नाम होता है, कोई गुण का और कोई कर्म का। तुम्हारी दादी की कहावत में ये नाम शायद विवेक है, क्योंकि विवेक वही है जो चुपचाप सत्य को पहचान लेता है, भले ही शब्दों में वह न बोले, और वो वही है जो झूठ और सत्य के बीच फर्क कर लेता है। पर उपस्थित परिस्थितियों को देखकर मैं कहूंगा कि तीनों आवाजें, संदूक, तख्ती और दर्पण, वास्तव में तीन गुण हैं, साक्ष्य, दिखावा और पहचान। तीनों बहनों की आंखें चमकी, जैसे किसी ने उन्हें उनके घर की मिट्टी का अक्स दिखा दिया हो। छोटी सानवी ने आश्चर्य से कहा, तो क्या सही उत्तर यही है कि पहली आवाज साक्ष्य है, दूसरी दिखावा और तीसरी पहचान? बीरबल ने हंसते हुए सिर हिलाया, ये तो एक रूप है,
पर असली परीक्षा तब होगी जब तुम इन गुणों को अनुभव करोगी। आओ, मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूं। बीरबल ने दरबार में एक लकड़ी की मंजिल पर 3 चीजें रखवाने का आदेश दिया। एक पुराना संदूक, एक सदा की तरह चमकीली तख्ती और एक दर्पण। संदूक सख्त लकड़ी का था, तख्ती पर सुनहरे अलंकृत अक्षर थे और दर्पण उस समय की तरह बड़ा और भरा हुआ। तीनों वस्तुएं एक साथ रखी गई और दरबार में हल्की हलचल हुई। बीरबल ने तीनों बहनों से कहा कि वे उन वस्तुओं को छू कर देखें और जो भी पहले महसूस करे वही बताएं। सुकृति ने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे खोला और उसमें रखे कागजों को देखा, पुराने वचन और दुपट्टे। वो बोली, ये मेरे दादा की किताब है, ये सच है। बीच वाली बहन ने तख्ती को देखा और कहा, ये बड़ी सुंदर है, इस पर जो भी लिखा है वो सब अच्छा लगेगा। सबसे छोटी सानवी ने दर्पण को देखा और अपने चेहरे को देखा, ये दिखा रहा है कोई जैसा है। बीरबल ने उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराए। देखा, उन्होंने सबको कहा। संदूक ने आपको अतीत का साक्ष्य दिखाया, तख्ती ने दिखावा दिखाया और दर्पण ने पहचान दी। पर क्या यही आखिरी सत्य है? तभी दरबार के दरवाजे से कुछ किसान निकले। तीनों गांव की महिलाएं थी जो अभी अभी महल के बाहर खड़ी दिखी थी। वे असभ्य नहीं थी, पर उनकी आंखों में चिंता थी। तीनों बहनों ने उन्हें देखा और उनकी तरह का रिश्ता झलक उठा। किसान महिला बोली, हमारे गांव में ये कहना फैला हुआ है कि जिनके पास संदूक के कागज है वे सच के मालिक होते हैं। जो तख्ती पर लिखते हैं वे राज के भागीदार, और जो दर्पण देखें वे अपने आप को जानने वाले। पर हमारी दादी कहती थी कि इन सब के पीछे एक आवाज और है, वो आवाज जो सुनती है पर बोलती नहीं। वो आवाज हमारे बच्चों की पुकार होती है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि किस आवाज की हमें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है? ये प्रश्न सीधे दिल पर लगा। अकबर ने उसकी गंभीरता समझी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और फिर अपने सांकेतिक मुस्कान के साथ बोला, हम सब के पास अपने अपने संदूक होते हैं, अनुभव, दस्तावेज, इतिहास। हमारी तख्ती हमारे दिखावे होते हैं, शब्द, दावे और शान, और दर्पण हमारा आत्मनिरीक्षण। पर उस तीसरी आवाज से भी ऊपर एक आवाज है, बच्चे की पुकार, किसी भूखे का कर्कश रोना या मां की चुप्पी। वो आवाज कभी सच भी हो सकती है और कई बार अनसुनी भी। हमें उन आवाजों को सुनना चाहिए जो बोल कर नहीं आती, वे जिन्हें हम अपने कर्मों से दर्शाते हैं। इसलिए असली बुद्धिमानी यह है कि हम न केवल सुने बल्कि समझें। वहां मौजूद एक बूढ़े दरबारी ने, जो वर्षों तक राज्य की निरीक्षक महकमे में काम कर चुका था, पूछा, अगर ऐसा है तो हम कैसे तय करें कि कब संदूक को महत्व दें, कब तख्ती की बातों पर चलें और कब दर्पण को देखें? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह निर्णय सहज नहीं है। संदूक कभी कभी पुराना और सत्य भी है। तख्ती चमकदार हो सकती है पर खोखली। दर्पण सच्चाई दिखाता है पर सत्य की परतों को नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें तीनों का संतुलन रखना होगा, कर्म का सम्मान, भाषा की सच्चाई और आत्मा की पहचान। और उन आवाजों को सुनना चाहिए जो अनकही रह जाती है, बच्चों की, जरूरतमंदों की और उन लोगों की जो शोर में दब जाते हैं। अकबर ने अचानक उठकर कहा, ठीक है, मैं इस पहेली का निर्णय सुनाता हूं। मेरे हिसाब से जो पहली आवाज है वो संदूक जैसा है, सत्य का साक्ष्य। दूसरी आवाज तख्ती जैसी है, दिखावा जो हमेशा सच नहीं। और तीसरी दर्पण जैसी है, पहचान जो कभी कभी सत्य तो कभी झूठ दिखाती है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उन आवाजों का समेकन है जिन्हें हम सुनते नहीं पर महसूस करते हैं। तीनों बहनों की आंखों में अब संतोष की हल्की चमक थी। सुकृति ने गर्व से कहा, तुम्हारा शब्द हमारे गांव की दादी के समान समझदार है। अब हम अपनी दादी को यह बताएंगे। बीच वाली ने नमन कर कहा, हमारी परीक्षा सफल रहे, धन्यवाद। और सबसे छोटी ने जैसे कोई मुट्ठी भर फूल देकर कहा, आपने हमें सिखाया
कि सुनना भी बुद्धिमानी है। अकबर ने बड़ी मेहनत से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बीरबल, तुम्हारे उत्तर हमेशा ऐसे रहस्य खोलते हैं जिससे लोगों को स्वयं अपनी गलियां मिल जाती है। बीरबल ने आंखों में चमक लिए कहा, राजा, शायद यही सबसे बड़ा पुरस्कार है, लोगों को स्वयं से मिलाना। और वो सब मिलकर हंसे, मानो दरबार की धूल पर कुछ चमक उठा हो। समाप्ति तक तीनों बहनें गांव लौट गई, पर उनके साथ कुछ और भी गया। दरबारियों के बीच एक नया विचार गया कि बुद्धि केवल तर्क नहीं, संवेदना और सुनने की क्षमता भी है। गांव में लौटकर तीनों ने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने सिर्फ अपनी आंखों से उन्हें देखा और बोली, तुमने जाने बिना वही उत्तर पाकर लिया जो मैंने चाहा था। न कि केवल शब्दों का न्याय, बल्कि हृदय की सुनवाई। वर्षों बाद जब वहां की बातें अन्य गांवों तक पहुंची, तो लोग उस दिन को याद करते हुए कहते थे, वो दिन जब अकबर के दरबार में 3 बहनों ने हमको सिखाया कि कौन सी आवाज सच्ची होती है। और बीरबल, वो दर्पण की तरह न था जो केवल दिखाता, न संदूक जो केवल रखता। वो एक ऐसा दर्पण था जो समय समय पर सच्चाइयों को सामने लाता रहा। अकबर के दरबार का वो अद्भुत हिस्सा जो किसी पहेली को हल करने में जितनी बुद्धि लाता, उतनी ही समझदारी से सुनना भी सिखा देता। समय बीता, पर वो सुबह वो 3 बहनें और उनका सवाल लोगों की कहानियों में इस तरह घुल गया कि हर बार जब कोई नया आए और पूछे 3 आवाजें कौन सी थी, गांव वाले बोलते, पहली वह है जो हमारे कर्म बोलते हैं, दूसरी वह जो हमारे शब्द बोलते हैं, और तीसरी वह है जो हमारी आत्मा कहती है। और फिर भी असली आवाज वह है जिसे हम सुन नहीं पाते। हर बार सुनने वाले को कुछ न कुछ नया मिलता, और ये कहानी उस तरह फैलती गई जैसे खेतों में हल चलाने पर बीज बिखेरता है। धीरे धीरे अनवरत बढ़ता। अकबर के दरबार में एक शाम कुछ अलग सी हलचल थी। बाजारों की चहक चहक के साथ साथ महल के बड़े आंगन में भी आवाजों का मेला जम गया था। उस दिन दरबार के द्वार से एक अजीब महक, मिश्री, चंदन और हल्का सा महकता फूल फैली हुई थी। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ में घबराहट और कुछ में अहंकार की चमक। अकबर दरबार के सिंहासन पर अपने नियमित गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और बीरबल अपनी आदत के मुताबिक चुटकुले गुनगुनाते हुए नजर आ रहे थे। तभी राजद्वार खुला और एक छोटी सी रानी, पर अभिमान से भरी हुई, अपने साथ कुछ सेवक और एक चमकता पालना लेकर महल में दाखिल हुई। उसके कपड़े इतने महीन थे कि उनसे परियों की कहानी सुनाई देती थी, और उसके आभूषणों की खनक सुनकर किसी पुरानी शाही रानी से तुलना स्वाभाविक लगती थी। लोग पूछने लगे, कौन है? दरबार में सबकी निगाहें उस आई हुई शख्स पर टिकी रहीं। अकबर उठे और उन्होंने एक आदरणीय आवाज में कहा, बताइए आपका नाम और आपकी मांग क्या है? रानी ने सिर उठाकर देखा। आंखों में पानी सी चमक थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ तकरार भी दिखा। महाराज, उसने बड़ी सज्जनता से कहा, मेरा नाम रूपलता है, मैं पास के राज्य की रानी हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में हर बात का निपटारा न्याय और बुद्धि से होता है, पर मेरे राज्य में एक ऐसा प्रश्न उठा है जो सुंदरता और चालाकी के बीच उलझा हुआ है। हमारे यहां लोग कहते हैं, रूप की रानी कौन है और चाल की महारानी कौन? वे कहते हैं कि जिस राज्य में दोनों में से किसी एक का राज्य ज्यादा हो, वहां खुशहाली कम रहती है। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या सच्चाई में रूप बेहतर है या चाल? क्या रूप रानी की महिमा ही सब कुछ है, या चालाकी की महारानी का राज अधिक उपयोगी है? मैं चाहती हूं कि अकबर का दरबार इस पर फैसला करे। उसकी आवाज में अपने राज्य की परवाह भी थी और विदेशी शान भी। दरबार में हल्की सी हंसी पड़ी। कुछ ने इसे मामूली बहस समझा, पर कई दरबारियों की आंखें सजग थी, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों से अक्सर बड़े छोटे मनोभाव और नीतियां जुड़ी रहती थी। बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, रूपलता रानी, आपका प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है। क्या आप चाहती है कि हम केवल सुंदरता का नापतोल करें या चालाकी के प्रभाव को भी आके?
रानी ने तुरंत कहा, दोनों का वैचारिक और व्यवहारिक माप किया जाए। मैं चाहती हूं कि जो निर्णय निकले वो न्यायोचित हो, और यदि संभव हो तो हम दोनों गुणों के बीच कोई परीक्षा कर लें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने का कोई उपाय सुझा सकते हो? बीरबल ने आंखों में शरारत लिए कहा, जहां रानी और चालाकी की बात हो वहां तर्क के साथ व्यवहार भी काम आता है। हम परीक्षण करेंगे, पर परीक्षण ऐसा हो कि न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी सच्चाई सामने आए। अकबर ने आदेश दिया कि रूपलता को दरबार की विश्राम गाह में आराम दिया जाए और अगले दिन परीक्षण के आदेश हो। रूपलता ने थोड़ी ताज्जुब भरी नजरों से कहा, महाराज, क्या आप कल तय करेंगे? अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हां, कल हम देखेंगे कि कौन सा गुण अधिक उपकारक है, रूप या चाल। रूपलता ने मानो मन ही मन संतोष पाला और महल से विदा ली गई। पर शाम के समय जब महल के आंगन में सूनी हवा चल रही थी, तभी एक और घटना हुई। द्वार पर एक वृद्ध औरत आई, जिसकी आयु और दशा दोनों ही ऐसी लग रही थी कि वो किसी लंबी यात्रा से लौट रही हो। उसके हाथ में एक पुराना, थोड़ा फटा पर्दा और टूटे हुए धागों के साथ कुछ रंगीन टुकड़े थे। लोग उससे पूछने लगे, कौन हो? उसने धीरे से कहा, मेरा नाम चालिका है। मैं गांव की साधारण महिला हूं, पर मेरे पास कुछ कहने लायक अनुभव है। जब मैंने सुना कि कल रूप और चाल के बीच फैसला होना है, तो मैं भी आई हूं। मैं चाहती हूं कि मैं भी भाग लूं, क्योंकि मेरे जीवन ने मुझे ये सिखाया है कि चालाकी भी कभी कभी जरूरी होती है, और सुंदरता भी। बीरबल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चालिका, तुम्हारा प्रयास स्वागत योग्य है। कल तुम भी सामने आओ। चालिका ने सिर झुकाया और अपने झोले में रखे छोटे छोटे उपकरणों को सहलाकर महल से बाहर निकल गई। अगले दिन दरबार पूरी तरह सज-धज कर बैठा था। राजमहल के आंगन में लोग उमड़ पड़े थे। किस्सागो, व्यापारी, संगीतकार और यहां तक कि कुछ साधु भी। राजा अकबर सिंहासन पर बैठे और बीरबल उनके पास व्यंग्य के साथ खड़े थे। रूपलता और चालिका दोनों शाही आसन पर बैठीं। उनके बीच दूरी और भिन्नता साफ दिख रही थी। रूपलता का मुखड़ा परिपूर्ण और महंगा था, चालिका साधारण वस्त्रों में पर आंखों में तेज। अकबर ने संकेत किया और कहा, आज हम परीक्षण करेंगे। रूपलता, चालिका दोनों की ओर से मैं कुछ प्रश्न रखूंगा और बीरबल इसका संचालन करेंगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखा और कहा, सबसे पहले मैं एक दृश्य दिखाऊंगा और आप दोनों को उसका उत्तर देना होगा, पर उत्तर शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। वे जानते थे कि बीरबल की चालें अक्सर अप्रत्याशित होती है। बीरबल ने दरबारियों को इशारा किया और कुछ युवा नौकरों ने मंच के बीच में एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा रखा। बक्से के ऊपर एक ढका हुआ पर्दा रखा गया था। बीरबल ने कहा, इस बक्से में कुछ रखा है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक रूपक है। मैं दोनों से पूछता हूं, यदि इस बक्से को खोला जाए और उसमें एक अनाम नन्हा पक्षी निकले जो उड़ने के बजाय अड़कता हुआ और फिर गिर पड़े, आप में से कौन पहले उस पक्षी की मदद करेगा और वो कैसे करेगा? रूपलता, चालिका, अपनी अपनी तैयारी बताइए। रूपलता ने तुरंत कहा, मैं उस पक्षी को अपनी पालकी पर उठाकर ले जाऊंगी और उसे सुंदर और सुरक्षित जगह पर रखूंगी जहां वो आराम पा सके। उसकी आवाज में तागड़ा आत्मविश्वास था और अंदाज में वैभव। चालिका ने शांत होकर कहा, मैं उसके पास जाकर धीरे धीरे उसके पंख सहलाऊंगी। उसके लिए कमल का पत्ता लाकर उसे गर्म रखने की व्यवस्था करूंगी और आसपास के बच्चों को आवाज देकर उसे धीरे धीरे उठाने की प्रबल प्रेरणा दूंगी। कुछ दरबारियों ने रूपलता के जवाब पर तालियां बजाईं और कुछ ने